अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एक नई उम्मीद और जनाब ज़िंदगी से भरपूर जज्बात के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो वीकेंड है वो बड़ा ही बेहतरीन गुजरा होगा। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ है मैं हूँ माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह करे कि आज का जो आपका दिन है आपके घरों में बरकत, रिस्क में वुसअत और दिलों में वो सुकून लाए जिसकी हम सबको तलाश है। आमीन। और जहाँ ज़िंदगी में सुकून की दुआ है वहाँ लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अगवा और रेप केस में सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके, जिनमें एक बड़ी सियासी शख्सियत के रिश्तेदार भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक एक गैर मुल्की खातून के साथ ज़्यादती साबित हो चुकी है। आखिर ये केस CCD को क्यों नहीं दिया जा रहा, इस रात से आज हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी सियासत पर नज़र डालें तो साबिक़ ईरानी रहबर आला शहीद आयतुल्ला अली खामेनेई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जहाँ उनके तीन बेटों ने शिरकत की। वहीं नए रहबर आला मुश्तबा खामेनेई सिक्योरिटी खदशात के बायस शरीक नहीं हुए। इस मौके पर गैर मुल्की वफ्द के लिए मखसूस कुरानी आयात का इंतखाब पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस पर बात करेंगे। और बाबर आजम एक बार फिर टेस्ट कप्तान बना दिए गए हैं। शान मसूद की कप्तानी पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता था, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या बाबर आजम को तीसरी बार कप्तान बनाने का फैसला दुरुस्त है या गलत? वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्रिकेट से हटकर अगर आम आदमी की बात करें तो पाकिस्तानियों के जी पिछले 10-15 साल तो सस्ती गाड़ी के इंतजार में ही गुजर गए हैं। और इस माह नई ऑटो पॉलिसी का निफाज मुतवक्के है और छोटी गाड़ियों पर कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स कम करने की तजवीज़ है। अब क्या वाकई हकीकत में गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं, इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। और उज़ैर, हम देख रहे हैं मॉनसून का जैसे ही सीज़न शुरू हुआ है, खारिश और फंगस और एलर्जी जैसी भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नमी और पसीने के इस मौसम में अपनी जल्द की हिफाजत कैसे करनी है ये भी आपको बताएंगे, और कौन सा साबुन या क्रीम इस मौसम में आपकी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ शेयर करेंगे हफ्ते का आगाज़ है तो किस पर मेहरबान होने वाली है, सितारों का हाल और चाल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है और प्रोग्राम का लुत्फ उठाना है। और अगर गलती से कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया के पेजेस पर जाकर आप दोबारा से सेगमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लेते हैं। और हमने देखा रवां साल के आगाज़ में अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके अहले खाना की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर तेहरान की सड़कों पर ताहद्दे निगाह लोगों का समंदर नजर आया और सिर्फ मेट्रो नेटवर्क पर 70 लाख से जायद शहरियों ने सफ़र किया। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे में लाखों लोगों के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने भी शिरकत की। और दुआया तकरीब के दौरान जो बात तवज्जो का बायस बनी वो हर गैर मुल्की वफ्द के लिए मखसूस कुरानी आयात का इंतखाब है। और ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि आयात का इंतखाब दौरा करने वाले हुकाम को सियासी और सिफारती पैगामात भेजने के लिए किया गया था। बिल्कुल वहम। और सबसे ज़्यादा तवज्जो सऊदी वफ्द की आमद पर पढ़ी जाने वाली आयत को मिली। आयत में बदर की जंग का जिक्र है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने कम तादाद होने के बावजूद अल्लाह की मदद से एक बहुत बड़ी ताकत को शिकस्त दी। पाकिस्तानी वफ्द की आमद पर देखा जाए तो सूरतुल असरा की आयत 80 की तलावत की गई, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ मांगते वक्त यूँ अर्ज़ कीजिए कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे सच्ची तरह दाखिल फरमा और मुझे सच्ची तरह बाहर ले आ और मुझे अपनी तरफ से गलबा और मदद अता फरमा। अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जनाब अरब मीडिया अब यह दावा कर रहा है कि 11 जुलाई से पाकिस्तान में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होने जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। खत्ते के जो बदलते हालात हैं उन पर मजीद उनसे डिस्कशन कर लेते हैं, जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का वेलकम। सर, शहीद आयतुल्ला अली खामेनेई का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया, तहद्दे निगाह लोग मौजूद थे। ऐसे मौके पर नए रहबर आला खामेनेई मुश्तबा खामेनेई सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने ही वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि अभी भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मौजूद है और किसी किस्म का भी जो है वो लीडरशिप के साथ रिस्क नहीं लिया जा रहा क्योंकि अमेरिका पर मुकम्मल एतमाद नहीं है ईरान को? क्या यही मैसेजिंग थी?
बहुत शुक्रिया। देखें, एक वो पॉसिबिलिटी यकीनन हो सकती है, जिस तरह ट्रम्प ने कल एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हम ये हिट कर सकते थे, लेकिन दैट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि इस तरह के जो सेरेमनीज होती हैं और जिसमें व्हेन द पीपल दे आर इमोशनली जी। चार्ज है, अटैच्ड हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कुछ होता तो हम्म। इसराइल का नाम और निशान मिट जाता। तो वो पॉसिबल देख उनको पता था कि क्या कुछ हो सकता है। सही। लेकिन ये है कि हमने जो फ्यूनरल देखा और उसमें आप देखें कि ईरानी अवाम ने अपनी रेजिलियंस, अपने डिफाइंस शो किया है टू अमेरिका के साथ को भी, इसराइल को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिखाया। हम्म। और फिर उन्होंने ये भी शो किया उनकी कनेक्टिविटी और उनकी जो इमोशनली दे आर कनेक्टेड विद आयतुल्लाह या इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ। तो वो भी एक बड़ा मैसेज गया। तो जब 100 ममालिक के जब रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे आते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ईरान की आइसोलेशन भी नहीं खत्म हुई, कि जो दुनिया हम्म। कहती थी आइसोलेट है। जब देखें 150 मतलब आधे से ज्यादा ममालिक जब आते हैं, सो हम्म। वो भी एक बड़ा मैसेज गया है। सो हम्म। सोलिडेरिटी शो की ईरानी अवाम जी। ने, यकजहती हम्म। का इजहार किया कि डिस्पाइट द इफेक्ट, हो सकता है कि शुरू में इख्तलाफात रहे होंगे आपस में लोगों में, लेकिन शहादत के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई के सब यकजा हो गए। सो दैट इज ए मैसेज जो उन्होंने डिलीवर किया है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज से शिफ्ट है। और सेकंड ये है कि हम्म। यकीनन देखें, एक तो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी था, और सेकंड एक पॉसिबिलिटी ये भी डिस्कस हो रही है क्योंकि ही इज नॉट वेल, क्योंकि जब वो उस हम्म। हमले में वो जख्मी हुए थे। जी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टिल वो अंडर ट्रीटमेंट भी होंगे, तो ये सही। चांसेस है। बट स्टिल जो भी है देखें कि जो भी आयतुल्लाह है ईरान के अंदर इज ए सिंबल है एक पूरे आलम इस्लाम के लिए। तो उनकी जो लाइफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। और when हमने आयतुल्लाह अली खामनाई के बेशक। शहादत के बाद जो दुनिया भर से रिएक्शन देखे। सही। अच्छा मसूद साहब, दुआया तकरीब के दौरान जो बात तवज्जो का बायस बनी वो गैर मुल्की वफ्द के लिए मखसूस कुरानी आयत का इंतखाब है, और सऊदी वफ्द की आमद पर पढ़ी जाने वाली आयत को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ईरान जो मुस्लिम ममालिक को पैगाम देना चाहता था उसमें कामयाब हुआ है? जी हाँ, मेरे ख्याल में ईरानियों ने बड़ा एक खूबसूरती देखी और कमाल देखा, जिस तरीके से उन्होंने चीजें ऑर्गेनाइज की थी, और जिस तरीके से सिस्टम, जिस तरीके से एक हर चीज एक ऑर्डरली मैनर में हुई। हम्म। और जिस तरह कुरान की आयतों का जिस तरह सिलेक्शन की गई, तो एक वाज़ेह मैसेज था। हम्म। और सऊदीज का ये था, देखे वो इनवाइट भी नहीं थे, दे वर नॉट इनवाइटेड। वो हम्म। खुद आए हैं, डेलीगेशन वाज लेड बाय उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए, तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था। और सऊदी अरब, आप देखें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को साथ जिस तरह बातचीत की और उनको हम्म। मोटिवेट किया था कि आप इसमें इन्वॉल्व ना हो। और दैट्स वाई आप देखें, शुरू में हो सकता है कुछ हुआ हो कि उनकी अगर बेसिस यूज हुआ, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं हुए। दैट्स वाई। और अमेरिका और हमने और जिस तरीके से सऊदीज के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट भी देखा, एक दूसरे से जो इख्तलाफात अब भी हैं बिकॉज ऑफ ईरान। सो हम्म। एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, खासतौर पर सऊदी से वो लीड करते हैं जीसीसी में को। और अब जी। देखें ना, कतर भी, ओमान भी, दे आर ईरान के साथ खड़े हैं। लिविंग हम्म। असाइड यूएई है, हम्म। कुवैत है, और बहरीन का तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसट्रस्ट अभी भी मौजूद है। लेकिन वाज़ेह तौर पे देखें कि जिस तरह मैंने कहा कि हम्म। इस सेरेमनी में जो दुनिया भर से लोग आए, अरब आए हैं, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि वो चाहते हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और हम्म। मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। सही। ब्रिगेडियर साहब, आप जिस तरह से हम आगाज़ में भी बात कर रहे थे पहले सवाल के जवाब में कि सदर ट्रंप मुसलसल धमकियां भी दे रहे हैं, उससे बास भी नहीं आ रहे, और एक रिसेंटली देखा जाए तो सहाफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि चाहते तो जनाजे में मौजूद पूरी ईरानी क़यादत को एक साथ ख़त्म कर देते। ऐसे वक्त के अंदर एक बयान देना, जब इमोशंस भी ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा, एक फ़ौजी स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर आप इस खुली धमकी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक रेटरिक है, डोमेस्टिक हम्म। कंजम्पशन के लिए है। क्योंकि अब ईरान देखें मिलिटरीली भी विक्टोरियस एमर्ज हुआ है, और डिप्लोमेटिकली भी आप देखें ना कि अपनी डिक्टेशन ईरान ने करवा दी है। आप देखें ना, जब ईरान ने कहा कि लेबनान जब तक शामिल नहीं करोगे तो एमओयू नहीं बनेगा, लेबनान को भी आपने हम्म। शामिल करवा दिया। हम्म। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज देखे, कहीं भी फिगर आउट नहीं था, उसको भी ईरान के कंट्रोल में है। अगर 2 महीने की 60 दिनों के अगर आप देखें इंटरप्रिटेशन में, वो भी ईरान के कंट्रोल में है। सो उससे
अमेरिका के अंदर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प पे बहुत प्रेशर है और वो लोग यही कहते हैं कि आपने सरेंडर किए। इवन रिपब्लिकन उनके अगेंस्ट हो गए हैं। आगे मिड टर्म इलेक्शंस है। सो हम्म। रेटरिक इसी तरीके से है कि वो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि वो लोगों को एक इम्प्रेस कर सके कि हमने कोई जी। चीज नहीं मानी है। और उन्होंने कहा देखे न्यूक्लियर बम वो बना नहीं रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे, उसमें कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। अब इन दो चीजों पर उनका फोकस है। बाकी देखें ईरान के मामले में, और अभी आप देखें कि अभी जो जी। इतलात आ रही हैं कि वो अभी जिस कंट्रीज से भी बेसिस लाइकली अपने विकेट जी। करने लगे हैं, और वो इसराइल के नेगेव डेजर्ट में कोई चीजें वहां एस्टेब्लिश करने लगे। सही। अच्छा, ईरान ने ऐलान किया है कि वो आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से सर्विस फीस वसूल करेगा। बरतानिया और फ्रांस भी आबना हुर्मुज़ के मामले पर फ़ौजें भेजने के इशारे दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका के बाद अब यूरोप ईरान से जंग की तरफ बढ़ रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये मानना है, जो मेजॉरिटी आप समझ लें कि वो सब कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंटरनेशनल वाटरवे है और इसमें किसी किस्म की कोई टोल टैक्स वगैरह नहीं लग सकती नहीं है, लग सकती, और जी। इस पे कंसेंसस है। सो हम्म। देयरफॉर देखें, अमेरिका भी यही कह रहा है तो यूरोप भी यही कह रहा है, और हम्म। इवन तो जिस कंट्रीज का भी ये मानना है। अगर आपको याद हो, अब रिसेंटली मार्को रूबियो अभी जब बहरीन जीसीसी कंट्रीज का विजिट किया, तो जो एक जॉइंट कम्युनिके निकला था, उसमें भी यही उन्होंने कहा था, अनकंडीशनल फ्री पैसेज, नो टोल टैक्स वगैरह यहाँ से निकलेंगे। अब क्या मसला है कि अब देखे कंट्री जो जीसीसी कंट्रीज में ओमान पे बड़ा प्रेशर था। पहले वो ईरान के साथ था, जब ट्रम्प ने कहा हम ओमान को बम करेंगे तो ओमान पीछे हट गया है। हम्म। अब ये है कि ओमान ये कह रहा है कि वॉलंटरीली अगर कोई जाता है पैसे दे जाता है तो ठीक है, लेकिन ईरान कहता है ओब्लिगेटरी होना चाहिए कि यहाँ पे वो एक टोल टैक्स दे फॉर द जी। मेंटेनेंस ऑफ द हम्म। स्टेट के तौर पे। सो अब इस पे डिवीजन है, लेकिन जनरली आप देखें कि कंसेंसस है। अब मसला क्या आ रहा है, आर्टिकल 5 ऑफ एमओयू के इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन हो रही है, जिसमें हम्म। लिखा हुआ है कि अगले 60 दिन तक ईरान इसको ओवरसाइट करेगा और ईरान इसको मैनेज करेगा। मैनेज दैट्स करेगा, वाई सही। ईरान क्यों कह रहा है कि भाई आप हमारी साइड से गुजरे, जो हम हम्म। रूट आपको बता रहे हैं, नॉट कि ओमान वाली साइड से गुजरे, क्योंकि वहां पे सही। अमेरिकन बैठे हुए। हम्म। सही। अच्छा, मसूद साहब, 11 जुलाई को हम देखें तो पाकिस्तान में मेज़ सजने वाली है। पाकिस्तान को अमेरिका ईरान टॉक्स के दौरान अपनी सिक्योरिटी और सिफारती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है? देखें जी, एक तो ये बातचीत हो रही है, और उससे पहले वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर मोमिनी जो है वो आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। उसमें ट्रेड भी है, फॉरेन अफेयर्स भी है, माइंस और मिनरल्स वाले भी लोग हैं, वो भी आ रहे हैं। तो उसमें एक तो वो भी बातचीत होगी, बायलैटरल से बाहर निकल के बहुत सारी बातचीत होनी है। और उसके बाद जो दूसरी और सेकंड राउंड होना है वो इस्लामाबाद में होना है। और उसमें देखें कि बातचीत को लेके आगे चलना है, और दो कोर इश्यूज जिस तरह हमने कहा कि जिस सेंट्रल इश्यूज हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से और न्यूक्लियर पे बातचीत होनी है, तो इट विल टेक सम टाइम। सही। और लेकिन ये है कि चीजें स्टार्ट होंगी, और क्योंकि आप देखें पिछला वाला जो बातचीत हुई थी दोहा में, उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सही। सो दोनों अभी चाहते हैं कि इसका कोई रास्ता निकले और उसको सेटल करें। हम्म। होपफुली कि स्टार्ट अच्छा हुआ है, बेहतरी की तरफ जाएंगे। बाकी ये रेट्रिक्स तो चलते रहेंगे, ईरान सही। की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। सही। चलें, वी होप कि सब बेहतरी की तरफ ही जाए। अच्छा, दोहा मुज़ाकरात के बाद ईरान ने चंद अरब डॉलर के मुंजमे दसासे बहाल होने का दावा किया था, जिसकी अमेरिका ने तरदीद की। अब पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में पाबंदियों के खात्मे और जौहरी प्रोग्राम पर किसी ठोस ब्रेक थ्रू की उम्मीद है? जी हाँ, देखिए लाइकली है, क्योंकि ईरान का मानना यह है कि वो कहते हैं कि ये जो मेजर इश्यूज पे जाने से पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। जो हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं, जिस तरह कतर के अंदर है, यूएई के अंदर है, 100 से 120 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। जी। कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये इनका पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन जो यूएई के पास प्रॉब्ली 6 बिलियन, कतर के पास 6 बिलियन है, और इसी तरह यूएई के पास भी है। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट उसको आप रिलीज करें। तो हो सकता है कि जिस तरह से पीछे हमने आपने इतलात सुनी होगी कि यूएई ने कुछ $3 बिलियन रिलीज किए थे, तो लाइकली है कुछ पैसा इसमें से रिलीज हो जाए, ताकि हम्म। बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। और ये हो भी सकता है, क्योंकि 100% वो कभी नहीं करेंगे, जी। मैं भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे।
तो मसूद साहब, पैसे तो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप अमरीकी मसनूआत खरीदेंगे, उन पैसों से और चीज़ें आप जो है वो नहीं खरीद सकते, पाबंदी आयद होगी, यानी कि ईरान के हाथ में पैसा देने को वो उस तरह से तैयार नहीं थे कि ईरान आज़ादाना तौर पर उसे इस्तेमाल कर सके। तो क्या लगता है कि ये भी सिर्फ बातों की हद तक ही है जिस पाबंदी का डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं? देखें, एक अभी मसला क्या आ रहा है कि बहुत सारे अरब ममालिक और जीसीसी कंट्रीज का मानना ये है, एक तो एमओयू से उन्होंने कहा कोई फायदा होगा नहीं, जी। और उससे उन्होंने कहा कि जो मुश्किलात थी हमारी उसमें कमी नहीं होगी। थ्रेट फ्रॉम ईरान वो कहते हैं स्टिल एग्जिस्ट, दैट इज वन थिंग। सेकंड, वो उनका ये भी मानना है कि इससे जब आप एसेट्स, फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज करेंगे, इससे ईरान की रिहेबिलिटेशन होगी, ईरान मजीद मजबूत होगा। अब ये प्रेशर भी प्रेसिडेंट ट्रंप पे आ रहा है। सो दैट्स वाई वो कहता है इंस्टेड कि हम पैसा रिलीज करें, आप कहीं जाके वेपन्स खरीदें या कोई और चीज करें, हम इसकी जगह पे आपको सोयाबीन देंगे, आपको गंदम देंगे और चीजें देंगे। जी। लेकिन यकीनन ऐसा हर जगह हर टाइम पे मुमकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि दे विल आस्क कि हार्ड कैश में हमें पैसा जो हमारा है वो दें, और जहाँ पे अमेरिका से यहाँ से पैसा बनता है वहां से ये चीजें आ सकती हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह मैंने कहा, 100 to 120 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, तो बाकी पैसा इनको मिल सकता है। तो जिस तरह मसूद साहब आपने जिक्र भी किया कि ख़तरा अभी भी मौजूद है और ईरान भी फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो स्पॉइलर है इसराइल की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या इसराइल का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे, और या फिर ये एक उनकी ट्रिक है कि इलेक्शंस गुजर जाएं उसके बाद सारी सूरत हाल देखेंगे, टाइम गेन कर रहे हैं? देखिए, एक वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी जो दरार क्रैक्स आ चुके हैं बिटवीन अमेरिका और इसराइल के दरमियान, अभी इसमें अमेरिकन मीडिया इस पे बात कर रहा है। अब लोग कहते हैं कि इसराइल को पहले इट वाज कंसिडर्ड एज ए एसेट के तौर पर, अब वो कहते हैं दैट हैज बिकम ए लाइबिलिटी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा, अमेरिका को उन्होंने जिस तरीके से इन्वॉल्व किया बहुत सारी चीजों में, आप भी देखें ना, अमेरिका जिस तरीके से इस जंग में कूदा, वो दे थॉट कि जिस तरह हमने वेनेजुएला दो एक दिन में साफ किया तो ये भी कर देंगे। जी। उससे उनके तो बड़ी एम्बेरसमेंट अमेरिका का हुई है। सो दैट्स वाई अभी आप देखें कि जिस तरह आपने जेडी वेंस को कहा था, उन्होंने कहा था समझ द ग्राउंड रियलिटी, इसराइल को कहा था। और दैट्स वाई कि अमेरिका अभी बैकफुट पे जा रहा है, इसराइल को छोड़ रहा है, और इसराइल समझता है, देखें, कि इसराइल के नॉट सरवाइव 1 वीक, अगर अमेरिका वहां से हट जाए तो वो ईरान उसको सफाया कर देगा। सो ईरान इसराइल की भी अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन ये है कि अमेरिका में रियलाइजेशन है कि हमने इसराइल की जंग में कूद के बड़ी नुकसान उठाया। दैट्स नुकसान वाई उठाया। कैटेगोरिकली अब उनको मैसेजिंग कर रहे हैं कि आप लेबनान पे हमले न करें, जिस तरह या गजा पे करके उन्होंने कहा हमें आपने एम्बेरस किया है। बट स्टिल देखें कि इसराइली जो है, जिस तरीके से अभी कल भी उन्होंने साउथ लेबनान पे हमले किए हैं, हमले किए हैं जी। एज वहां पे स्ट्राइक्स किए हैं, तो वो चीजें जारी रखेंगे ताकि वो इनको इस एमओयू को नुकसान पहुंचाएं। सही। बिल्कुल सही है, एमओयू को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश है। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। और यकीनन कल जो ईरान की सड़कों पे तारीख रकम हुई है वो सबके सामने है, और इससे ये बात एक बार फिर से साबित होती है कि जनाब किसका कद कितना बड़ा था, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, ये फैसला जो है ये जनाजे कर दिया करते हैं। और बिल्कुल सिक्योरिटी सूरत हाल का भी खदशा था, जिसके बायस मुश्तबा अली खामनाई जो है वो मंजर आम पर नहीं आए, क्योंकि हमें पता है कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर है, कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत ज़रूर वो कर सकता है, कोई प्लान अटैक इस तरह का ज़रूर वो कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका को भी फिर इसमें कूदना पड़ता, और ये जो बराह रास्त जंग है दोबारा की सिचुएशन हम देखते हैं कि एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी तो अनप्रेडिक्टेबल है, धमकी भी देते हैं और फिर मुज़ाकरात की बात भी होती है, तो ये एक वैलिड था कि अगर वो शिरकत नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी। और जिस तरह से मसूद साहब ने भी कहा कि माइट भी पॉसिबल कि उनकी तबीयत भी नासाज हो और हमले हुए, इतना कुछ हुआ, इस सारी कंडीशन के बाद ये एक अच्छा फैसला भी हो सकता है। लेकिन यस, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि ईरान की जो ताकत है वो पूरी दुनिया ने देख ली है, इतने लोगों ने शिरकत की, इतना जमे गफीर था, और अमेरिका को भी समझ आ चुकी हुई है कि हमने गलती की है इसराइल के पीछे लग के, जो हम जंग में कूदे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी क्लैरिटी जो है पूरी दुनिया के सामने, अब हर किसी को अपनी स्पेस का और अपनी जगह का पता चल चुका है कि कौन कहाँ स्टैंड करता है, उसके अकॉर्डिंग अब सारी चीज़ें होंगी। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बातें हो रही थी, इसी तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कायम हो गया है, और वी होप कि आगे भी अमन ही हो।
और ये बिल्कुल सिलसिला इसी पाकिस्तान तरह जनाब चलता अमन का दाई है और अमन के लिए हमेशा कोशिशें भी करता है। और जिस तरह से हम देखें तो सऊदी अरब का जो मीडिया वो ये दावा कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान में बड़ी बैठक होने जा रही है इस वीकेंड पे, तो पाकिस्तान जनाब इसके लिए बिल्कुल तैयार है। पहले भी पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज में होस्ट किया था इन टॉक्स को, और ये मुज़ाकरात जो हैं इन्हें बामानी और नतीजा खेज बनाने में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हैं ये भी इंशाल्लाह हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मेज़बानी में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, और फिर दोनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान अमन कायम होता हुआ नजर आ रहा है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बरसात का मौसम जहां पर तपती गर्मी से निजात और खुशगवार फ़ज़ा की नवीद लाता है, वहीं हवा में बढ़ती हुई ह्यूमिडिटी और हब्स हमारी जिल्द के लिए भी बहुत सारे मसाइल पैदा करती है। और हालिया तिबी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मानसून के दौरान जल्दी अमराज खुसूसन फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी के केसेस में नुमाया इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसीलिए जी इस मौसम में स्किन केयर का रिवायती तरीका बदलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मानसून में जिल्द को किन खतरात का सामना हो सकता है, ख़ारिश और एलर्जी की पहली अलामात क्या है और नेचुरोपैथी में इसका इलाज क्या है, इन्हीं अहम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मारूफ नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील महरवी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा जमील साहब, जिस तरह से हम देखते हैं मानसून में हवा में नमी जो है उसका तनासुब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है, तो ऐसे में इस मौसम के दौरान स्किन की कैसे केयर करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए हमें, और पानी थोड़ा सा अगर हम गर्म करके नीम गर्म पीते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है एज़ पर कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर, या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद है हमारे यहाँ मुरागन चीज़ों का इस्तेमाल। ठीक है, कौम जो है ना वो अगर ये नहीं सुनना चाहती या नहीं अगर ये अमल करना चाहती ना कि जी हमें तेज़ मुरागन और मिर्च मसाला वाली ग़िज़ाओं के हम आदी हो चुके हुए हैं और बड़े दिल दादा हैं कि हमने ये लाजमी खानी है, तो फिर इन दिनों में ये वाला जो ख़ास तौर पे मौसम है जिसमें आप अंदाज़ा करें ना कि टेम्परेचर इस वक्त कहाँ जा रहा है, आपके दरख्तों पे जो फल है वो इस वक्त यानी जामन भी पकने से बजाय मोटा होने के बजाय वो भी बहुत छोटा छोटा और सुकड़ा हुआ किस्म का आ रहा है। तो हमें ये सोचना है कि हमें अपने आप को इन गर्म खुश्क या खुश्की वाली चीज़ों से ख़ास तौर पे बचाना है जो तज़ाबियत, एसिडिटी और खुश्की पैदा करती हैं। क्यों? और दूसरा ये है कि इसमें पसीना आ रहा होता है, तो पसीना आने के बाद भी हमारे मसाम जो है वो सम टाइम ब्लॉक हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे नेक्स्ट अंदर से आने वाले जो फासद मादे हैं वो बॉडी के अंदर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से पित्त या दाने या गर्मी दाने या छाले से मुख्तलिफ जल्दी इमराज जो है ना वो बनती हैं। तो एक तो ये है कि इस सीज़न में रोज़ाना हमें बिला नागा जो है वो नहाना चाहिए, रोज़ाना नहाने की आदत बनानी चाहिए। और नहाने के बाद हमें सरसों का तेल और डिटोल, दो चीज़ें हैं। सरसों का तेल जो है वो आप ले लें, फ़र्ज़ करें कि 1 पाव आपने सरसों का तेल लिया है तो उसमें 10 ग्राम जो है वो डिटोल डाल के उसको मिक्स कर लें। उसके साथ बाद में आप बॉडी के ऊपर उसको ज़रूर लगाएं ताकि उसके बाद ये वाले मसले जो है वो आपके ना बने। बारिश है उसमें नहाना सबका दिल करता है कि हम बारिश में ज़रूर नहाना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा यानी वो गंदे कपड़ों के साथ नहीं, ज़रा अच्छे साफ़ कपड़े या निकर शर्ट जो भी पहननी है आपने, और उसके बाद उन कपड़ों के साथ फिर कुछ लोगों की कोशिश होती है कि आप भीगे हुए हैं तो इन्हीं कपड़ों के साथ ज़रा थोड़ी देर और इंजॉय करते रहें। तो कपड़े जैसे ही आप नहा चुके हों या आपने फिनिश किया तो उसके बाद वो गीले कपड़े जो है वो ज़ेब तन ना रखें ना, उसको उतार दें और कपड़े चेंज कर लें, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ठीक रहेगा। और इसमें हमें जो सब्ज़ियां हैं उसमें ज़्यादातर हमें कद्दू है, टींडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है, ठंडी तासीर वाली जो सब्जियां इस तरह की, उनकी तरफ थोड़ा सा हमें ज़्यादा रुझान रखना चाहिए। कद्दू का मिल्क शेक बहुत अच्छा है, कद्दू का जूस बहुत अच्छा है कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें एक छोटे साइज़ का कद्दू छिलके समेत धो के, छिलका नहीं उतारना, धो के और उसको मोटा काट के आप ज़रा उसमें डाल के 1 गिलास पानी में, और उसमें आपने 5 दाने काली मिर्च डाल लें और 2-3 टहनियाँ आप सब्ज़ पुदीने की पत्तों समेत डाल लें। तो आप इसको शेक करके अगर आप इसको भी पियेंगे तो ये भी आपके लिए फ़ायदा करेगा। एज़ पर कम्पेयर टू कि हम चाय पी रहे हैं या हम कॉफ़ी पी रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो खुश्की की तरफ हमें लेके जाते हैं। साहब आपने कहा ना कि आप देखें कि गर्मी कहाँ जा रही है, तो
जवाब उसका सादा सा ये कि बर्दाश्त से बाहर जा रही है। और ऐसे में हम देखते हैं कि बच्चे बड़े ये सभी जो हैं वो कोई नहर का रुख कर लेता है, कोई पुलिस से बच के अगर नहा सकता है वहाँ पे ट्यूबवेल पे जाते हैं लोग। और सबसे ज़्यादा जो पब्लिक हम देखते हैं स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, नौजवान वहाँ बहुत जाते हैं, तो उसके बाद फिर उन्हें बहुत सारे मसाइल भी होते हैं क्योंकि कोई नहीं पता कि किसको क्या मसला है, वो भी उसी पूल में कूद रहा है। उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है ये भी बता दें। देखें, एक तो ये चाहिए कि जो पानी चल रहा है ना, बहते हुए पानी में तो इतना मसला नहीं बनेगा। जैसे आप किसी नहर में कोई नहा रहा है कहीं पे, जब नहर सिर्फ हमारे लाहौर में कैनाल ही नहीं, ज़ाहिर छोटे शहरों में या बाकी की देहातों में भी शामिल होता है, ज़ाहिर है, तो वहाँ इतना बड़ा मसला नहीं है। पानी चल रहा है, नहर में नहाया जा सकता है। ट्यूबवेल चल रहा है तो उसमें भी आप नहा सकते हैं, जो कि पानी जो आ रहा होता है, जो बह रहा होता है, बहता पानी जो है वो पाक होता है, उसके लिए इशू नहीं है। ख़ास तौर पे ये जो स्विमिंग पूल बनाए गए हैं बहुत सारी जगहों पे, और उनमें जो लोग जाके नहा रहे होते हैं ना, वहाँ इशू है कि वहाँ कोई ना कोई इस तरह के मसले हो सकते हैं। और हमारे यहाँ चूँकि ये इस तरह का शऊर भी नहीं है कि हमने अपने आप को हाइजीनिक के लिए, पहले आप देखें ना दूसरे किसी मुल्क में हो तो वहाँ पे स्विमिंग पूल्स में जब आपने जाना है तो पहले उससे पहले उन्होंने बाकायदा शावर लेना है और अपने आप को डिटॉक्स करना है बॉडी को, फिर आप उसमें जाएंगे। तो यहाँ तो ये है कि कपड़ों समेत हम कर रहे होते हैं और इतने लोग नहा रहे होते हैं फिर भी पानी कम नहीं हो रहा होता, बढ़ ही रहा होता है। जाहिर है वो जब आप ज्यादा देर ठंड में रहेंगे तो कुछ ना कुछ और भी। तरफ खैर जा रहे हैं हम, ये भी बात कर लेते हैं कि स्किन के ऊपर ना अक्सर इसी मौसम में खारिश भी शुरू हो जाती है, लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी, ये क्या वजह होती है और इसका हल क्या है? देखें, इसकी वही वजह है जो हमने पहले डिस्कस की ना, कि जब आपके जिस्म में खुश्की पैदा हो जाएगी तो खुश्की बढ़ेगी तो आपके छोटे छोटे मसलों से लेकर आपकी स्किन सोराइसिस तक ले जाएगा। यही खुश्की आपको, अच्छा इसमें कब्ज भी नहीं होने देनी चाहिए, जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर ऐसा कुछ हो तो कस्टाइल ले लें, या ऐसा कुछ हो तो आप गर्म दूध में देसी घी डाल के जो है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कि वो इन चीज़ों से हम थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं या खौफजदा हैं कि पता नहीं ये खाने से कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए, ये कोलेस्ट्रोल ना बढ़ जाए, हालांकि ऐसा उसका जो है वो कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं है। और कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों में उम्दा और तरोताज़ा खाएं, जैसे कुरान में अल्लाह ताला के फ्रेश खाएं, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, क्योंकि जो चीज़ आप फ्रिज में रखेंगे या देर तक पड़ी रहेगी वो बासी हो जाएगी, बासी हो जाएगी। जैसे जैसे बासी होती जाएगी उसमें ताफन आता जाएगा, और बज़ाहिर चाहे हमें वो फील ना हो लेकिन ताफन उसमें आ रहा होता है, थोड़ा आ रहा होता है तो उसी हिसाब से इफेक्ट होगा, ज़्यादा आ चुका होगा तो उसी हिसाब से फिर हमें आदत पड़ गई हुई कि हमने माइक्रोवेव ओवंस में चीज़ों को गर्म करना है, चूल्हे पे गर्म नहीं करना। चूल्हे पे गर्म करने का फ़र्क ये है कि वहाँ चीज़ आराम से और अच्छे तरीके से अंदर तक गर्म होती है और हमें पता चल जाता है कि स्मेल आ गई या वो बुलबुले आ गए, उसके ऊपर बबल्स बने, तो इसका मतलब है चीज़ जो है वो सालन या जो भी वो ख़राब है। और अगर हमने वो माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया तो वहाँ ज़ाहिरी बात है वो ऊपर से चीज़ तेज़ गर्म होती है और अंदर से चीज़ ठंडी होती है, तो इसलिए हमें वो वहाँ ये भी नहीं पता चलता कि हम बासी चीज़ें खा गए, ख़राब चीज़ें खा गए, ताफ़न वाली खा गए। कैसा हुआ, जैसे ठंडा दूध आजकल बहुत लोग पीते हैं, और ख़ास तौर पे आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको ठंडा दूध बाज़ारों में बॉटल्स की शक्ल में मिलेगा, तो अब वो पता नहीं ख़राब है या सही है, क्योंकि हमने वहाँ से लिया ठंडा ही पी लिया, हमने उसको गर्म तो किया ही नहीं। अगर आपने ठंडा भी करके पीना है तो पहले उसको फ्रिज में, फ्रीजर में, जहाँ भी पड़ा हुआ है, पहले उसको निकाल कर आप पहले गर्म करो। गर्म करने के बाद उसको देखो कि वो फुट गया या ठीक है। अगर फुट गया हुआ है तो फिर खराब है, पॉइजन है, और अगर नहीं फुटा तो फिर ठीक है। फिर आप उसके बाद अगर आप ठंडा ही पीना चाहते हैं तो फिर ठंडा कर लें ताकि आपको अंदाजा। यानी बाजार से जो ठंडा मिल रहा है बॉटल्स के अंदर, जो बड़ा फैंसी सा उन्होंने बादाम वगैरह बताया, क्लेम किया कि हमने डाले, वो लेके नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो खराब भी हो सकता है। उसका पता ही नहीं ना कि आपको कि अगर वो खराब हुआ जी तो ठंडा दूध जो है ना, वो जैसे मैंने बताया पता ही नहीं चलेगा, तो नहीं पता चलेगा तो आप सही पी रहे हैं या खराब वाला पी गए, पॉइजन टाइप पी गए, आपको कोई पता नहीं, क्योंकि उसमें ना तो स्मेल आएगी ना ही उसका टेस्ट चेंज होगा कूलिंग की वजह से। तो ऐसे में ये खाने पीने की खैर एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों का हम देखते हैं, छोटे बच्चों की खासतौर पर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इतना प्रॉब्लम होता है, रैशेस भी उनको हो जाते हैं गर्मी की वजह से, फिर पित्त बहुत निकलती है, दाने बहुत निकलते हैं, इसका क्या हल है? अच्छा, उसके लिए यह है कि ये चाहे बड़ों को हो या छोटों को या बहुत बच्चों को, किसी दौर में हम तो उस मराहिल से गुजरे हैं, अपने दौर में हमने देखा है। जब बहुत छोटे थे तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब थोड़ा बड़े होना शुरू हुए तो थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गई।
हमें ये करना चाहिए कि वैसे तो वो तारा मीरे का तेल डायरेक्ट लगाएं तो बहुत ज़्यादा चुभन या जलन करता है। हमने वो भी भुगता है दौर के हमें डायरेक्ट लगाया जाता रहा है, माएँ लगा देती होती थी और बहुत ज़्यादा वो चुभन करता था। लेकिन अब चलें उसका हमने अल्टरनेट थोड़ा सा ढूंढा है कि 1 पाव जैतून का तेल हो और उसमें आप आधा पाव जो है वो तारा मीरा का तेल मिक्स कर लें, दोनों को मिक्स करके वो रख लें। तो इसको जब आप लगाएंगे तो आपको ज़रा भी जलन बर्निंग जो है वो जो उसकी होती थी चुभन सी वो नहीं होगी। और आप इसको कम से कम कोशिश करें कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, हफ्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या कम से कम नहीं टाइम मिलता तो हफ्ते में कम 1 दफ़ा अगर हम अपनी स्किन के ऊपर इसको मसाज करें, रात को मसाज करके सो जाएं या दिन को किसी वक्त अगर जिसके पास टाइम है वो दोपहर के वक्त मसाज करे और 1-2 घंटे ज़रा उसको लगा रहने दे और उसके बाद वो गर्म पानी से नहा ले या नीम गर्म पानी से नहा ले तो ये भी बहुत अच्छा है जो हमें स्किन के इन मसलों को वैसे ही नहीं होने ये उस देता। चीज़ के मुतबादिल है जो महंगी महंगी ब्रांडेड क्रीमें बच्चों के लिए खरीदी जा रही होती है। सर वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए इसलिए कि उसके अंदर केमिकल्स हैं, उनके अंदर स्टीराइड्स हैं, उनके अंदर और बहुत सारा मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो कि वक्ती तौर पे तो वो ठीक है लेकिन लॉन्ग टाइम अगर उसको हम देखें तो फिर आप देखें ना कि स्किन हमारी ख़राब हो रही होती है। फेशियल की कितनी चीज़ें हैं जो स्किन ख़राब कर रही होती हैं, गोरा होने की कितनी चीज़ें हैं। तो हम गोरा इस तरह नहीं होंगे ना जिस तरह से गोरा होने की कोशिश हो रही है। तो हमें अपनी खुराक को, अपने आदात को, अपने तौर तरीके को, अपने तर्ज ज़िंदगी को ठीक करना अच्छा पड़ेगा। मेहरवी साहब, तर्ज ज़िंदगी भी चेंज कर लें, खुराक भी खा लें, लेकिन जितनी गर्मी है, कोई बाहर जाता है जिसकी जॉब ही ऐसी है, आउटडोर काम करना है, उसने उसको पसीना आ गया और पसीने की वजह से भी उसकी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है, तो वो इसमें देखिए पानी गर्म करके ठीक है। उसमें आप इन दिनों में तो ख़ास तौर पे पानी गर्म करके उसमें आप काला नमक जो होता है ना वो पिसा हुआ आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में हो, ठीक है, यानी आप उसको खुद पीस लें, खल कर लें और उसके बाद दुपट्टा होता है दुपट्टे में से छान लें तो बहुत बारीक पाउडर की तरह वो निकल आएगा। तो ये हर घर की ज़रूरत है, ये होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि पहली बात तो ये कि अगर किसी को लूज़ मोशन शुरू हो या किसी को उल्टियाँ आ रही हैं या दोनों काम है या हैज़ा हो गया है, ठीक है ना, तो इसमें या अगर उधर पसीना ज़्यादा आता है जो आपने सवाल किया, पसीना ज़्यादा आ रहा है और उस पर प्रॉब्लम आ रही तो उसके लिए ये है कि आप 1 गिलास गर्म पानी और उसमें दिन में 2-4 टाइम में आप काला नमक जो है वो 2-3 चुटकी उसमें डाल लें। काला नमक से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, ठीक है, एक तो ज़हन में ये रखना है। और ये हमें पीना चाहिए ताकि हमारे जो नमकियात वेस्ट हो रहे होते हैं ना पसीने के ज़रिए या पेशाब पखाना आने के ज़रिए, ज़्यादा होने से लूज मोशन या डिहाइड्रेशन, वो भी कवर करता है। और उसके बाद आ गया कि हमें इसी काला नमक को जो पिसा हुआ पड़ा हुआ हो तो हमें अरके गुलाब घर में होना चाहिए, हर घर में। तो अरक गुलाब जो है वो 1 कप गर्म कर लें, तेज़ गर्म 1 मग, और उसके अंदर आप उसकी ½ टीस्पून काला नमक जो पाउडर था वो डाल के उसमें मिक्स करके तो आप इसको अगर आप लेंगे तो आपके अगर मैदे में दर्द होना शुरू हुई है कोई तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आंतों में, पेट में कहीं दर्द है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इवन दो अगर आपके कोई हार्ट की पेन्स आना शुरू हो जाए तो हार्ट पेन जाहिर है आप 1122 को कॉल करेंगे या किसी को बुलाएंगे या घर में कोई गाड़ी वाड़ी का कोई अरेंज होगा या हॉस्पिटल जाने तक, तो आप इसको गर्म करके फौरी तौर पे पिलाना शुरू कर दें। अरके गुलाब में ½ टीस्पून काला नमक पिसा हुआ डाल के पाउडर और मिक्स करके उसको गरम गरम पिलाएं ज़रा सिप ले लेके, तो ये आपकी हार्ट पेन को भी रोकता है और हार्ट अटैक को सुइयर होने से और ज़्यादा खदशात पर पहुंचाने से या ख़तरे में डालने से बहुत बेहतर है कि हम ये काम तो फौरन हो सकता है ना, 1122 आने में भी 5-7 मिनट लगता है। जाने से पहले आप ये काम जो है वो कर सकते हैं और आपको इससे अफाका भी होगा। बहुत शुक्रिया जमील मेहरवी साहब आपके वक्त का। और यकीनन अपनी हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो बरसात का मौसम है ये स्किन के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, ख्याल नहीं वाकई उज़ैर। और हम सोचते हैं कि क्रीम्स लगा ली या सन ब्लॉक लगा लिया तो बस ठीक है, स्किन बेहतर रहेगी, लेकिन डाइट भी बहुत मैटर कर रही होती है। अब मौसम के अकॉर्डिंग आप क्या खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, साफ़ सुथरा खा रहे हैं, फ्रेश खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रह सकती है। और माहम जो आप कहती है ना कि मेरे हाथ में खारिश हो रही, पैसा आ रहा, तो आपने अब पैसे पे फोकस नहीं करना है, ये एलर्जी भी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हाइजीन का ख्याल रखती हूँ, ये ऐसी कोई खारिश इस तरह की नहीं होती। पैसे आने वाली भी तो हो सकती है, जाने वाली होती है। पैसे आने वाली हो सकती है वरना वो स्वेटिंग वाली होती है जो अनहाइजेनिक होती है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के इलाके डिफेंस से नीदरलैंड्स और स्पेन की 2 गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अगवा, रेप और तावान के मुतालबे ने पूरे मुल्क को
हिलाकर रख दिया डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस केस में एक सनसनीखेज मोड़ आया है, जहां मरकजी मुल्ज़िम मोहम्मद रज़ा डार का ताल्लुक मुल्क की एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से निकल आया है। और चौंका देने वाली बात यह है कि ये सारा मामला सिंगापुर में क्रिप्टो करेंसी के सरमायाकारी और मुनाफे के तनाज़े से शुरू हुआ, जो बाद में अगवा बराए तावान और संगीन जराइम में तब्दील हो गया। और इस केस की हसासियत को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि मुल्ज़िम कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक हथकड़ियाँ लगाई जाएँ। अब तक इस गैंग के 8 कारिंदे पुलिस की तहवील में हैं, जबकि मुतासरा खवातीन का दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी रिकॉर्ड कराया जा चुका है। इस हाई प्रोफाइल केस के पस पर्दा और क्या हकाइक हैं, मुतासरा खवातीन कहाँ हैं और पुलिस ज़राए क्या बताते हैं, और सबसे अहम सवाल जो आवाम कर रही है कि जनाब ये केस इतना मुख्तलिफ क्यों है, ये CCD के हैंडओवर केस क्यों नहीं किया गया। तो ये सारे सवाल जान लेते हैं। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रमज़ान। कहिएगा कि वही सबसे पहला तो सवाल यही है कि ये केस आम केस जो है हम देखते हैं फ़ौरन CCD को रेफ़र कर दिया जाता है इस तरह के जराइम का, लेकिन ये केस लाहौर पुलिस का रेप सेल ही क्यों देख रहा है, CCD को ना ट्रांसफ़र करने की क्या वजूहात है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो केस हुआ ये एक पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। और देखा जाए तो गैर मुल्की जो खवातीन हैं उनको अगवा बराए तावान, इज्तिमाई ज़्यादती, जिनसी एहतसाल भी कह सकते हैं। और यकीन करें कि जब उनके साथ ये रेप हुआ या उनको जिस तरह टॉर्चर किया गया तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि जब उनको मुल्ज़मान लेके निकले हैं वहाँ से तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 115 कॉल हो गई और लोग 100-150 वहाँ जमा हो गया। अच्छा। तो 115 कॉल पर फिर जो इदारे थे वो मुतहरिक हुए और वो लड़की ने अपने वालिद को हॉलैंड में कॉल की, वहाँ की एम्बेसी ने यहाँ से रब्ता किया तो हलचल मच गई, यानी कि मुतहरक हो गई जो पुलिस की टीमें थी। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि CCD को मुंतकिल हुआ, देखिए ये जितने भी किडनैपिंग फॉर रैंसम है, डकैती विद मर्डर हैं या रेप केस है, वो जाते ही CCD को हैं। लेकिन जराए से ये पता चला कि CCD ने ये केस लेने से ही इनकार कर दिया था। क्योंकि देखें आम गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो फौरी तौर पर नेफे पे गोली चल जाती है, लेकिन जब दूसरा को बाअसर जो शख्सियत हैं उनके अगर नवासे पकड़े जाते हैं तो गोली नहीं चलती नेफे में। तो मेरिट देखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मेरिट करेंगे तो मेरिट पूरे तरीके से होना चाहिए, इंसाफ उनके घर वालों को मिलना से आप चाहिए। बता भी रहे हैं कि कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए और जब हाई प्रोफाइल केस हो जाता है तो फिर डीलिंग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ये भी बताएगा इस मुल्जिम का ताल्लुक के हवाले से बताएगा और कब से ये एक्टिव है और क्रिप्टो करेंसी वाला क्या मामला, ये शुरू कैसे होता है? देखिए जी, असल बात ये है, ये क्रिप्टो करेंसी का ही मामला था और $5 लाख का ये मामला था। और जब इनको अगवा किया गया तो $15 लाख तावान मांगे गए और तकरीबन वो 40 से 45 करोड़ रुपया बनता है। तो क्रिप्टो करेंसी जब इनका ताल्लुक बना सिंगापुर में, तब से लेके अब तक क्रिप्टो करेंसी का ही इनके साथ जो सरमायाकारी कह सकते हैं कारोबार चल रहा था। और भी इन्वेस्टर थे और दोनों जो खवातीन हैं जिनको ट्रैप करके पाकिस्तान बुलाया गया, क्योंकि मुल्ज़मान ने पैसे लेने थे और उन्होंने कहा कि आप हमें दे दें और आपने किसी और से भी लेने तो वो भी हम दिलवा देंगे। ठीक है। तो इस तरह ट्रैप करके उनको बुलवाया गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हालात ही कुछ और हैं, तो उन्होंने फिर एक कॉल जो है वहाँ अपने वालिद को भी की और बताया कि मामला मशकूक है। लेकिन उससे पहले जब उनको डाउट हो गया मुल्ज़मान को, वो वहां से लेके निकले और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक सवाल ये है अब कि क्रिप्टो करेंसी लाहौर नहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये काम चल रहा है और लेन देन का मामला। और उसी दौरान जब इनको हिरासत में लिया हुआ था, लड़कियों को बेजा में रखा हुआ था, $19,000 तो उन्होंने उसी टाइम डिजिटल जो वॉलेट है उनके में से मुंतकिल करवा लिए मुल्ज़मान ने अपने। और रज़ा डार मेन इनमें जो समझे के कल्प्रिट था और एक बॉस आपको पता सामने आ गया और बॉस के कहने पे सारा ये नहीं कुछ पता हो चल गया। रहा ये बॉस कौन है, जरा ये तो बताएं।
ये उकाड़े का रहायशी है बॉस, और ये बहुत बदमाश आदमी है, और इसी के अच्छा। कहने पे सारा कुछ हुआ, और इनका याराना था इनके साथ। और एक एक गार्ड जो है वो ऊपर फ्लैटों में भेजते रहे, क्योंकि एक लड़की को ऊपर रखा गया था और दूसरी को नीचे। और ये भी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई कि जब एक नीचे रमजान हमें ये भी बताइएगा, बिल्कुल आपने बताया ये उकाड़ा से इसका ताल्लुक है, 10 मुकदमात भी गालिबन वहीद नाम है इसका, और हमें ये भी बताइएगा साथ ही साथ वहीद उर्फ बॉस। जी वहीद उर्फ बॉस। अच्छा हमें ये भी बताइएगा कि ये जब एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, तो गाड़ी चला कौन रहा था? रजा डार गाड़ी चला रहा था और वाकई इन खवातीन को एयरपोर्ट ही छोड़ने जा रहा था वो? जी बिल्कुल जी, इसके 3 किरिंदे थे साथ, रजा डार बिल्कुल गाड़ी चला रहा था। और जब क्योंकि इतनी स्पीडली गाड़ी थी कि वहां रिंग रोड जब भट्टा चौक के करीब पहुंची तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और लड़कियां खौफ के मारे वहां से छलांग लगा के भागती हैं और जमीन पर लेट जाती हैं सड़क के ऊपर। अच्छा। तो वहां पे जो लोग थे, फिर वो एक ट्रैफिक वार्डन भी था, सिविलियन लोग भी थे, उन्होंने फौरी तौर पर उनको उठाया, और एक जो फिल्टर हाउस है उसमें आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी फुटेज भी आई हुई है, वहां पे उनको लेके गए, उनको पानी शानी पिलाया, हौसला दिया, और उसके बाद उनको थाने डिफेंस सी जो है वो ले जाया गया था। तो मेन जब पता चला कि ये बाअसर बंदा है जो रजा डार है, और इसका एक कजन है हसन डार, वो भी साथ ही था, और वो तो वहां से फरार हो गए। लेकिन एक चीज जो है देखें, इन एक्शन, वजीर आला पंजाब का जो नारा है कि भाई इन एक्शन, फौरी तौर पर जिनको रिकवर किया गया ऐसा नहीं हुआ था, जिसके बाद आला अफसरान ने नोटिस लिया और पता चला कि ये दोनों फॉर्डर लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती और किडनैपिंग का केस है। तब जाके इनका फिर मेडिकल रमजान एटलीस्ट नोटिस लिया गया है, कोई हरकत में तो आए हैं इदारे, लेट्स सी कि इसमें आगे क्या बन पाता है और मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाती है। लेकिन पुलिस का इस सारे मामले में क्या कहना है? उनकी कारकर्दगी पर भी बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, और गाड़ी खराब होने वाला क्या मामला था कि गाड़ी खराब है, पहले उन्होंने ये भी कुछ बात की? देखिए जी, इसमें मैं अगर अंदर की आपको बात बताऊं तो जो कुछ लोगों को नहीं भी पता, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इस गहराई तक इसकी रिपोर्टिंग की है कि आखिर हुआ क्या है और पुलिस की कहां पे नेग्लिजेंसी है, वो भी हमने बताई। और मैं आपको ये भी बात बताता हूं कि देखिए, जब ये गाड़ी का मामला हो गया, आपने एक तरफ कहा है कि 2 घंटे के अंदर हमने लड़कियां रिकवर की, ऐसा नहीं हुआ। वो उन बंदों के पास जिन्होंने 115 कॉल की थी उनके पास था, उन्होंने ही लड़कियों को बेचारियों को दिलासा दिया, वो ट्रैफिक वार्डन ही उस दुकान में लेके गया, उन्होंने ही सारा, उसके बाद 115 कॉल करके पुलिस को बुलवाएगा, फिर पुलिस ने, और जो कैमरे चेक किए ये वो सारा झूठ था, जो एक पलंदा सामने आ गया पुलिस की। और दूसरी बात जो आपको बताऊं, 164 के जब बयान करवा लिए मुल्जिमों के अंगेंस्ट के मुल्जिमों ने ये उनके रमजान, लेकिन 164 के बयान पर भी आते हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये जो देखा, जो दावा किया गया कि जो 15 पे कॉल की गई उसका रिस्पांस अलग था, उसके लिए पुलिस अलग से आई, लेकिन जो पहले से कोई इस गाड़ी का पीछा कर रही थी पुलिस, इनके ताकुब में थी, वो पहले पहुंची है वहां पे। नहीं देखिए जी, जब रिंग रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है तब तो आपको पता 115 की कॉल जो है वो आईजी तक जाती है, और वैसे भी सेफ सिटी की कॉल जो होती है वो फौरी तौर पर जिस डिवीजन की होती है वहां पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये कैंट डिवीजन भट्टा चौक तक का वाकया था जब कॉल ट्रांसफर हुई, और उस टाइम पे जो वहां पे कैंट में जो ऑफिसरान थे, सर्कल ऑफिसर उनका नाम था फजलुर रहमान ASP, वो नफरी के हमरा वहां पर पहुंचे हैं, और वहां पे उन्होंने लड़कियों को अपनी तहवील में लिया। फिर उन्होंने बताया कि फलां फ्लैट है, जो फ्लैट है फेज 8 में, जहां पर उनको रखा गया था। फिर उसके बाद पुलिस ने वहां की लोकेशन ली, उनको साल ले जाके वहां पे रेड अच्छा, किया। रमजान, एक तो आप 164 के बयान की भी बात कर रहे हैं, वो जो आप बताना चाह रहे थे वो भी कंप्लीट कर लें, और साथ ही साथ ये जो सारा हमने देखा कि FIR का जो मतन है, इसमें बताया जा रहा है कि रजा डार जो है वो एक्टिंग कर रहा था कि वो खुद भी जो है शायद इनका शिकार बन चुका है वहीद उर्फ बॉस का, और उसको भी जो है वो अगवा कर लिया गया। ये सारा माजरा क्या था? अच्छा ये देखिए जी, जो वहीद उर्फ बॉस का मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि बॉस का नाम वहीद है और वो उकाड़ा कह रहे हैची, और वहीद उर्फ बॉस उकाड़ा से बदमाश एक लड़का, और बॉस का रजा डार के
डार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। एक सही। बात ये क्लियर, और बॉस और इसके गनमैनों ने भी गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने की धमकियां दी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसके बाद वहीद और बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने भी गैर मुल्की खवातीन के साथ मुबैना ज्यादती की। आप देखिए ना, मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया कि तीनों ने इसके साथ जिनसी ज्यादती की है। और वहीद और बॉस के ही कहने पर जो उसके गनमैन है, पुलिस ने गुज़श्ता रोज उनको गिरफ्तार किया और मुल्ज़म ने ये बताया सारा कि हमने गन पॉइंट पे इनके साथ जो है वो ज्यादती की है। और दूसरी जो जरा आपने बात पूछी है कि 164 के बयान, देखिए 164 के बयान उनके दिलवाए गए, ठीक है, उसके बाद उनको फौरी पब्लिक कर देना था, लेकिन पुलिस ने वो सील कर दिए। जब 48 घंटों के बाद लड़कियां वापस अपने मुल्क रवाना हुई, तब आप उनको पब्लिक कर रहे हैं 164 के बयान के। सारा 3 पेजेस का उन्होंने बयान दिया है मुल्जमान के खिलाफ लड़कियों ने। इतना वो घबराई हुई थी, इतना वो सहमी हुई थी, 3 पेजेस का कि ये उन्होंने A to Z उन्होंने बयान में बताया। और दूसरी बात देखे, अगर आप किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर जाते हैं, नो डाउट 24 आवर्स वो बाउंड होता है कि किसी भी वक्त उनसे बयान ले सकते हैं, लेकिन एक तरीका कार होता है घर में दाखिल होने का। जब आप इस तरह से दरवाजा खटखटाएंगे कि अगले जो घर वाले सोए भी हुए हैं ना, वो भी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या तूफान आ गया। तो वो SHO जो डिफेंस सी था फरियाद, उसने अपने 2 मुल्ज़मान जो है अहलकारों के हमरा वो अजहर महमूद जो है मजिस्ट्रेट इलाका, उनके घर गए हैं। इतनी जोर शोर से अगर आप FIR पढ़े ना तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी जोर जोर से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने जब खोला तो जबरदस्ती अंदर घुस गए। और दूसरी जो बेडरूम में उनकी फैमिली है, वो भी FIR में ये लिखा जो मैं बता रहा हूँ कि दूसरे बेडरूम में जब उनकी फैमिली सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए, तो वो एक दफा डर गए खौफ के मारे के पता नहीं क्या हो गया। तो उसी टाइम खवातीन का बयान भी मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या इस पर मजीद आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान ने तफसीलन इस सारे वाक़े के हवाले से बताया, और यकीनन अफसोसनाक बात है। और मुल्ज़िमान जो हैं वो इस वक्त फरार हैं, और एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और बर वक्त जब एक्शन लिया जाता है, दूसरे केसेस हों तो फ़ौरन लिया जाता है, और यहाँ डीलिंग मुख्तलिफ हो जाती है। हाई प्रोफाइल केस हो जाए तो भी मुख्तलिफ हो जाती है। लेकिन अब ये बड़ा सवालिया निशान है कि जो मुल्ज़िमान है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा इस केस में कि नहीं, ये एक और इस तरह से जो मामले को आप देख रहे हैं ना कि शायद इसकी हसासियत को कम करने की कोशिश हो रही है कि जी वो 22 साल का, कोई कहता 25 साल का नौजवान है जी, ये लेन देन का मामला था, क्रिप्टो का मामला था, इकट्ठे घूमे फिरे भी और इस्लामाबाद भी गए और भी जगहों पर गए। ये सारी बातें बेमानी है जो उनके साथ बर्बरियत हुई है। इससे यकीनन पाकिस्तान का जो इमेज है वो मुतासर होता है। और आप इस मामले पर इंडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो आप उठा के देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इन लोगों को अगर आपने कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया तो फिर कितना बड़ा धब्बा है जो कि हम पर लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब इस केस में भी इंसाफ होगा। और जो मुतालबा है कि CCD को क्यों मुंतकिल ये केस नहीं किया गया ऐसे वक्त में जब CCD बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आज 6 जुलाई को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आलमी यौम देही तरक्की मनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि तरक्की की असल बुनियाद शहरों की चमक दमक नहीं बल्कि देही इलाकों की खुशहाली है। इस दिन का बुनियादी मकसद देही इलाकों में गुर्बत के खात्मे के लिए आलमी सतह पर तवज्जो मरकूज करना है। हमारे मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी आज भी देहातों में बसती है और पाकिस्तान की कुल लेबर फोर्स का तकरीबन आप समझ लें कि 40% हिस्सा बराह रास्त ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। तो एग्रीकल्चर जो है ये तो बैकबोन है ही, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि मईशत का पहिया चलाने वाली इस भारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी बुनियादी ज़रूरियात जैसा कि पीने के साफ पानी, मयारी तालीम और हस्पताल जैसी सहूलियात से महरूम नजर आता है। ऐसे ही है। और पाकिस्तान की जो हकीकी तरक्की का रास्ता इस्लामाबाद, कराची या लाहौर के ऐवानों से नहीं बल्कि पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के छोटे देहातों की गलियों से होकर गुजरता है। मगर ये एक तल्ख हकीकत है कि देहात में आज भी एक हामला खातून को इलाज के लिए मीलों दूर शहर लाना पड़ता है और किलोमीटर्स दूर से पानी के जो साफ़ पानी है पीने के लिए वो मीलों सफ़र करके लेना पड़ता है। और इस आलमी दिन को मनाने का असल मकसद यही है कि हम इन मेहनती किसानों के हुकूक़ को तस्लीम करें और मुआशी अदम मसावात को ख़त्म करें। और आज ये अहद करने का दिन है कि हम अपनी दही बरादरी को दरपेश जितने भी चैलेंजेस हैं न सिर्फ उन पर बात करेंगे बल्कि उनकी खुशहाली के लिए अपना अमली किरदार भी अदा करेंगे। और जब तक हम अपनी दही आबादी को मुआशी तौर पर खुशहाल नहीं करेंगे, मुल्क की तरक्की का ख्वाब
अधूरा ही रहे। बिल्कुल वहाँ, और इसमें चीन की मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है। उससे अपने शहरों पर बोझ जो है वो नहीं बढ़ने दिया, जी। बल्कि जो देहात हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर ही तमाम सहूलियात जो है वो फराहम कर दी हैं। और जो लोग वहाँ पर हंसी खुशी रह रहे हैं वो भी किसी मजबूरी के तहत ही वहाँ से ट्रैवल करते हैं, कोई तालीम हासिल करने के लिए या फिर कोई इलाज मुआलजे के लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर तो जब सहूलियात उनके डोर स्टेप पे उनको अवेलेबल होंगी तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपना घर आप छोड़कर डोर स्टेप कहीं और की बात कर रहे हैं, इश्क करने वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक दास्तान सुनाने वाली हूँ। हम हमेशा से सुनते आए कि इश्क जी आपको अंधा कर देता है, लेकिन क्या कोई अपनी मोहब्बत का इतराफ़ इजहार करने के लिए मौत के मुंह में जा सकता है? क्या बात है, मैंने जब से ये देखा है मेरे तो होश ही गुल हो गए। न्यूयॉर्क की फिजाओं से जी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। सयाह लिबास पहने, चेहरों पर मास्क सजाए रूस के दो मशहूर स्काई वॉकर्स जो हैं वो 33 साला एंजीला और 32 साला एवन जो हैं वो न्यूयॉर्क की जी 443 मीटर बुलंद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ख़तरनाक टेलीकम्युनिकेशन एंटीना पर चढ़ गए। और एवन ने जी रिवायती फिल्मी अंदाज में एक घुटने पर बैठकर एंजेला को जी अंगूठी पहनाई और शादी की पेशकश की। ये एक ऐसा मंजर था जो जितना रोमानवी लग रहा था, रोमांटिक लग रहा था, उससे ज़्यादा हौलनाक भी था और ख़तरनाक भी। तो जनाब इसलिए इस एडवेंचर का अंजाम जो है वो न्यूयॉर्क पुलिस की हथकड़ियों पर जाकर हुआ। और जैसे ही ये जोड़ा फलक बोस इमारत के ममनुआ 103वीं मंजिल से नीचे उतरा तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी लिया। और सोशल मीडिया पर अब एक नई बहस छिड़ी है। कुछ लोग इसे सच्ची मोहब्बत का करिश्मा कह रहे हैं तो कुछ इसे महज एक सस्ती शोहरत का करतब और बेवकूफ़ी करार दे रहे हैं। जहां सारिफीन एक दूसरे नहीं, से आपने पूछ रहे हैं। बेवकूफ़ी पे बहुत जोर दिया, क्या मतलब है आपका? बेवकूफ़ी देखें, अगर खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो जाता, गिर जाते तो अमर हो जाते यार, ना मोहब्बत रहती ना ये रहती। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसा प्रपोजल कबूल करेंगे। वहीं इमारत के तर्जुमान जो है वो कहते हैं कि यादगार लम्हात के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन डेक बेहतरीन और महफूज तरीन जगह है। अब देखते हैं कि जनाब ये राज कब खुलता है कि रूसी जोड़ा जो 103वीं मंजिल है इस पर पहुंचा किस तरह से। इस मामले पे भी तहकीक हो रही है कि जनाब हमें जमीन पे कुछ नहीं प्रपोज कर पा रहा, लोग आसमानों तक जा रहे हैं। नसीब की बात है। लेकिन इससे पहले आंखों में आंसू आ जाए, ब्रेक ले। लेकिन जब बुरा होना होता है ना, ऊंट पे बैठे हुए बंदे को भी ना कोई ना कोई कुत्ता काट लेता है। तो इतने आसमान पे चढ़ गए, वाकई खतरनाक काम है। लेकिन ये है कि यादगार रहा है। इनके कल को बच्चे कहेंगे देखे हमारे माँ बाप ने मोहब्बत की बुलंदियों को छुआ था। नाज़रीन, यहाँ वक्त पर ब्रेक का देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज है मंडे और मंडे को हम जानते हैं जी सितारों का हाल और चाल, और आपके सितारे क्या कह रहे हैं। यकीनन आपको क्यूरियोसिटी होगी जानने की। तो चलते हैं दाऊद अहमद दाऊद साहब की जानिब और पूछते हैं जी सितारे क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या होने जा रहा है इनके साथ। बहुत शुक्रिया आपका। 6 जुलाई से 12 जुलाई 12 के 12 ज़ोडिक साइन की एनर्जी के ऊपर बात करें तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। स्टोरी ऑफ द वीक, बातों को अपने तक रखने का फायदा आपको बिल्कुल जरूर मिलेगा। यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ये वीक कोई बड़ा डिसीजन पेश आ सकता है आप लोगों के सामने। जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो काम की भरमार रहेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में एहतियात। और जनाब बात करूं आप लोगों के एजुकेशन के मामला तो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तुलबा तालबात को फोकस बेहतर करना चाहिए। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ भी डिस्टर्ब, नींद पूरी करें, वॉक भी करें। और ट्रैवलिंग की बात करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी एनर्जी है, मून आपको मैसेज दे रहा है, तब्दीली की जरूरत है। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 100 टाइम आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बुर्ज सौर, टॉरस बुर्ज सौर वालों की बात करें तो ये वीक बुर्ज सौर वालों के लिए जज्बातियत, कामों में स्पीड, एनर्जेटिक नजर आता है। और जनाब यहाँ पे आज के दिन से आपकी एनर्जी बहुत बूस्ट करेगी। पुराने कामों का होना, मौजूदा कामों में भी एक पॉजिटिव तब्दीली का आना आपके लिए कामयाबियों का एक आगाज होने जा रहा है। कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त ये वीक बुर्ज सौर वालों के लिए पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आया है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो प्रेशर नहीं लेना, कामों को अच्छे तरीके से चलाना है। प्रेशर आपकी एनर्जी को खराब करेगा कैरियर वाइज। अगर मोहब्बत की बात करें तो पॉजिटिव खबरें, राब्ते, आपके सोलमेट से आपकी मोहब्बत और जज्बाती लगाओ, बेहतरीन एनर्जी। एजुकेशन डिस्टर्ब नजर आती है, तलबा तलबात की हेल्थ बेहतरीन है। और ट्रैवलिंग अभी थोड़ा सा डिले आ सकता है, कोई रूहानी सफर शायद पेश आ जाए। आगे खुशहालियां मून कहता है। और या अरहमर राहिमीन
100 टाइम रोजाना एनर्जी बूस्ट करेगा। जेमिनाई, जेमिनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनाई पावरफुल एनर्जी, खासकर घरेलू खवातीन जेमिनाई बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वीक का आगाज करने जा रही हैं। सेलिब्रेशन है, खुशियां हैं, कामयाबियां हैं, अपॉर्चुनिटीज है और जनाब थर्ड कार्ड। अच्छा जी, एंड ऑफ द वीक में अंधा एतमाद नहीं करना, कामों में रुकावट आ सकती है, नुकसान हो सकता है, तो जनाब एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा जेमिनाई एहतियात रखिएगा। लेकिन आगाज बेहतरीन है इस पूरे वीक में। जॉब, बिजनेस और कैरियर में चेंज, क्या ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव? तो मैं समझता हूं कि माली तौर पे ये चेंज है, एहतियात रखिएगा। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में माजी से बाहर निकलें, अब आगे बढ़ें। और जनाब एजुकेशन 50-50 है, हेल्थ बेहतरीन है। ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं और चांद की एनर्जी मैसेज देती है कि ये वक्त प्रैक्टिकल होने का है, आगे बढ़ने का है और या हय्यू या कय्यूम पढ़ना 21 मरतबा रोजाना एनर्जी बूस्ट करेगा। कैंसेरियन का हफ्ता कैसा है? कैंसेरियन वालों का ये वीक, स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो खुशियों से है आगाज, कामयाबी, फैमिली को वक्त दीजिए। और जनाब यहाँ पे सेकंड कार्ड की एनर्जी, बिल्कुल आप आउटिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। वैसे छुट्टियां भी चल रही हैं और बिल्कुल जनाब नया आगाज, अपॉर्चुनिटीज कैंसेरियन के लिए एक बढ़ती हुई एनर्जी, कामयाबियों का आगाज। और जॉब, बिजनेस और कैरियर में सन, बिल्कुल पैसे आएंगे जनाब और कामयाबियां मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी। कैरियर वाइज तरक्की के चांस नजर आते हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत की है एनर्जी, तो कैंसेरियन कर लें मौजें इस वीक में। और एजुकेशन फोकस बेहतर करें, तो हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है जनाब, दिल पे कोई बात ना लिया करें। ट्रैवलिंग बेहतरीन है और चांद मैसेज देता है कि राह अल्लाह भी खर्च करें और सूरह फलक का विर्द करना 21 मरतबा रोजाना एनर्जी बूस्ट करेगा। लियो, बुर्ज असद वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करें तो लियो का आगाज ही बेहतरीन है। व्हाइट कलर का पहनना और व्हाइट का सदका करना, ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। और किंग की एनर्जी है, बादशाहों के रूहानियत में इजाफा, दुआओं की कबूलियत का खास वक्त आपको इस वीक में मिलेगा। 9 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है जनाब। और जनाब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, वो तो बेहतर रहेगी, लेकिन मोहब्बत में भी कामयाबी है, हेल्थ भी बेहतर है और ट्रैवलिंग बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि काम मसरूफियत का भी ज्यादा है। मून मैसेज दे रहा है मोहब्बत का, प्यार का सिलसिला शुरू होने वाला है कोई। और जनाब पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए या वदूदो या सलाम का विर्द करना एनर्जी बूस्ट करेगा। बुर्ज सुमला वालों का सिलसिला चल रहा है। विर्गो, बुर्ज सुमला की बात करें तो विर्गो क्या होने जा रहा है? पावरफुल चेंज, पॉजिटिव तब्दीलियां और यहाँ पे घर की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी, आपकी शोहरत, इज्जत और वकार में इजाफे के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज को वेल करेंगे। हासदीन बिल्कुल आपके ऊपर निगाह रख के बैठे हैं, लेकिन अब होगी नई शुरुआत और कुछ नहीं बनेगा दुश्मनों का, क्योंकि कामयाबियों का एक मोहब्बत का, प्यार का सिलसिला भी है। जॉब, बिजनेस और कैरियर, व्हील ऑफ फॉर्चून बेहतरीन एनर्जी है। मोहब्बत की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, कप है, एस ऑफ कप, कामयाबियां जिनके नहीं हुए रिश्ते कर लें तैयारी, क्योंकि मोहब्बत है बेहतरीन, एजुकेशन है जबरदस्त, हेल्थ की बात करूं तो जबरदस्त है। और ट्रैवलिंग अभी एहतियात करिएगा। मून मैसेज दे रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। और जनाब पढ़ने के लिए या हयू या कयूं पढ़िए, पानी पे दम करके पीजिए 21 दिन 21 मरतबा, बिल्कुल आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी। सही, जबरदस्त। अच्छा जी, बुर्ज मिजान, लिब्रा, बुर्ज मिजान, लिब्रा वालों की बात करें तो लिब्रा क्या करने जा रहे हैं जनाब? लिब्रा किंग ऑफ कप, आगाज भी बेहतर, वीनस की एनर्जी लिब्रा वालों के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी। और यहाँ पे बात करें कामों में भी मदद, घरेलू खवातीन के लिए, मर्दों के लिए एवरीथिंग एनर्जी बेहतरीन रहेगी। घर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और जनाब लिब्रा वालों की थर्ड एनर्जी, सुकून नजर आता है आपके इस वीक में, कामों में भी, हालात में भी। कैरियर की बात करें तो खुशियां हैं, पैसा है, दौलत है। मोहब्बत की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, डायरेक्ट बात होगी, कोई लगी भी बात नहीं होगी। एजुकेशन बेहतरीन रहेगा। हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, पानी का इंटेक ज्यादा करें। और ट्रैवलिंग की बात करें, कर सकते हैं। मून मैसेज कर रहा है कि एतमाद कामयाबी कुंजी है। और जनाब या हयू या कयूम आपको भी पढ़ना चाहिए अपनी एनर्जी को बूस्ट देने के लिए। बुर्ज अकरब, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो क्या होने जा रहा है इस वीक में? स्टोरी
देखें, अपनी बातों को जितना अपने तक रखेंगे उतना ही फायदा उठाएंगे। मार्स की एनर्जी आपको जज्बाती लगाव और जज्बातियत में आने से रोकती है। और जनाब यहाँ पे सेकंड कार्ड किंग, कामयाबियां, बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है, ये कर सकते हैं क्योंकि वक्त आपके साथ है। ख्वाहिशें पूरे करने का ये वीक आ चुका है। अगर मैं बात करूं जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी हैं। हिम्मत करिए, सुस्ती और काहली से बचिए। मोहब्बत की बात करूं तो यहाँ पे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है। लड़ाई झगड़ा और गुस्सा आपकी रिलेशन को खराब कर सकता है। एजुकेशन डिस्टर्ब, एजुकेशन के साथ साथ सेहत के मामला ठीक रहेंगे। जो लोग तंबाकू नशे करते हैं काम करें, सिगरेट वगैरह कम पियो, क्योंकि एनर्जी आपकी सेहत को खराब कर रहेगी। और जनाब ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी एनर्जी है। मून मैसेज दे रहा है कि आपके अज़म की जांच की जा रही है और पढ़ने के लिए औज़-बिल्लाह 21 मरतबा जरूर पढ़िएगा, इससे आपकी एनर्जी में बड़ा फर्क पड़ेगा। सेजिटेरियस क्या कहते हैं? सेजिटेरियस बुर्ज कॉस क्या होने जा रहा है? जुपिटर की एनर्जी आपको कुछ बड़ा करने की तरफ माइल कर रही है। सोच में है कि अब हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। करेंगे आप वो सब कुछ जिसकी आपको तलाश है, ढूंढेंगे वो कामयाबियां जो आपको मिलने जा रही हैं। आउट ऑफ कंट्री हो या बेहतर अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल मिलेंगी आपको। जॉब, बिजनेस और कैरियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कामयाबियां हैं। मोहब्बत में पॉजिटिव एनर्जी है। एजुकेशन जबरदस्त है, हेल्थ बेहतरीन है और ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। और मून आपको मैसेज दे रहा है एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम होने जा रहा है और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में खास एनर्जी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा, इससे आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा, कामयाबियां मिलेंगी। और तादाद है 19 टाइम, 19 मरतबा पढ़ना आपके लिए बेहतरीन एनर्जी लेकर आएगा। और बुर्जदी के हालात क्या रहेंगे? कैप्रिकॉन, बुर्जदी के साथ क्या होने जा रहा है? कैप्रिकॉन की एनर्जी की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी, कामों में मदद, रूहानियत में इजाफा और दुश्मनों की नहीं चलेगी क्योंकि हासदीन एक्टिव हैं और वो आपके मामला खराब करने की कोशिश करेंगे। कामयाबी फिर भी आपको मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जॉब, बिजनेस और कैरियर की तो बेहतरीन एनर्जी है। मोहब्बत में अंधा एतमाद नहीं करना, एजुकेशन बेहतरीन रहेगी। ट्रैवलिंग बिल्कुल करते हुए नजर आते हैं। मून आपको मैसेज दे रहा है अपनी अना को रास्ते में नहीं आने देना और पढ़ना है या जल जलाले वाली कराम एनर्जी होगी बूस्ट। एक्वेरियस बुर्ज लोग क्या होने जा रहा है? अच्छा जी, डबल माइंडेड है या मामला को बैलेंस करने की कोशिश में है। और जनाब सेकंड कार्ड की देखकर एनर्जी इस हवाले से बेहतरीन है। कामों में मदद आएगी, घरेलू कामों में मदद आएगी, पुराने काम बेहतरीन और हासदीन बिल्कुल पीछे हटेंगे। आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं इस वीक में। कैरियर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कैरियर का ही एक नया आगाज है। एजुकेशन की बात करें तो बेहतरीन रहेगी और हेल्थ भी जबरदस्त है। और ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सलामन कॉलन में रब्बे रहीम का विद रखिएगा। और मून आपको मैसेज दे रहा है खुदाई के सामने हथियार डाल दें। लास्ट स्पाइसेस वालों की इस वीक की एनर्जी बिल्कुल जनाब बेहतरीन एनर्जी है। कामयाबी है, अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे कामयाबियों के साथ साथ अपनी बातों को अपने तक रखने का ज्यादा फायदा होगा। रूहानियत में इजाफा है और 2-3 अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इस वीक में अच्छी नजर आती हैं। कैरियर की बात करो, आप तमाम मामला के ऊपर कंट्रोल रख के बैठे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उस पर कामयाबी मिलेगी। और जनाब मोहब्बत में खुशियां हैं, कामयाबियां हैं, एजुकेशन जबरदस्त है। हेल्थ की बात करूं तो बेहतरीन है, सेहत के मामला भी। ट्रैवलिंग बिल्कुल करेंगे और करते हुए नजर आते हैं। अगर करेंगे तो होगी कामयाबी। मौके के मुताबिक फैसला कीजिएगा। जिन जवाबात की जरूरत है आपको वो आ रहे हैं। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 टाइम रोजाना एनर्जी बूस्ट करेगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपके वक्त का। और दाऊद साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में बताया कि जनाब जो 12 के 12 सितारे हैं उनका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो जनाब इनके मुताबिक आप प्लान करें। हम ब्रेक पे जाते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। जहां एक तरफ दुनिया भर में तारिकीन वतन और इमिग्रेशन के खिलाफ एक मनफी बयानिया बनाया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो अपनी मेहनत और जहानत से इस मनफी प्रोपेगेंडे का खूब जवाब दे रहे हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट और एक आर्मी ऑफिसर के बेटे डॉक्टर एहसान जतून ने ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी की एक ऐसी नई तारीख लिखी है। 2009 में कायम करदा उनकी कंपनी मेड एस्थेटिक्स के इस वक्त जी ऑस्ट्रेलिया में 7 बड़े क्लिनिक्स कामयाबी से चल रहे हैं माशाल्लाह से। और इनकी शानदार कामयाबी का एतराफ़ खुद ऑस्ट्रेलवी मीडिया कर रहा है।
और डॉक्टर एहसान जदू ना सिर्फ एक बेहतरीन मॉलेज हैं बल्कि कॉस्मेटिक सर्जरी के शोबे में कामयाब कारोबारी शख्सियत बनकर सामने आए हैं। उनकी ये कामयाबी इन लाखों पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल है जो बैरून मुल्क जाकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी सख्त मार्केट में उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया, उनकी कामयाबी की दास्तान उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते। हमें ज्वाइन किया बानी मेड एस्थेटिक ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर एहसान जदून साहब ने। एहसान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि ऑस्ट्रेलियावी मीडिया भी आपकी कामयाबी की जो स्टोरीज है वो शाया कर रहा है और नशर की जा रही हैं। आप यूके में भी रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया सेटल होना और मेड एस्थेटिक्स की बुनियाद रखने का ख्याल आपको एक तो कैसे आया और ये सफ़र कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे लाने का। बेसिकली इस तरह था कि मेरा ताल्लुक जो सा है वो आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे फादर फौज में थे, मैं खुद भी आर्मी में सर्व कर चुका हूँ। आर्मी मेडिकल कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ। तो जो फौजी ट्रेनिंग हमें मिलती है पाकिस्तान में वो मुझे काम आई जब मैं पाकिस्तान से बाहर आया। तो वो जो डिसिप्लिन था, जो हार्ड वर्क था, जो पैशन था, वो मैंने फिर अपने लिए इस्तेमाल किया। और लकीली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप निकलते हैं कुछ करने के लिए। उस ज़माने में फेसबुक और क्या कहते हैं आईफोन नया नया आया था, तो मैंने जितने भी अपने प्रोसीजर थे मैं आईफोन के ऊपर रिकॉर्ड करके फेसबुक के ऊपर उसकी वीडियोस डाल देता था। तो वो 2008-2009 में जब फेसबुक नया नया था, आईफोन नया नया था और कोई भी डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त ये काम नहीं कर रहा था, तो मुझे उसकी वजह से एक हेड स्टार्ट मिला, जिसकी वजह से फिर ओवर द ईयर्स वो जो मेरी फाउंडेशन थी, जो मेरा नाम था, जो मैंने सोशल मीडिया को यूज़ किया अपनी मार्केटिंग के लिए, तो वो उसकी वजह से काफ़ी मुझे फ़ायदा हो गया। दूसरा ये था कि जब भी आप अपने मुल्क से बाहर आते हैं तो आपके अंदर एक जिद्दोजहद करने की और एक स्ट्रगल करने की वो होनी चाहिए कि जी मैं अपने ख़ानदान को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के बाहर आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके कुछ साबित करना है अपने आप को और अपना नाम पैदा करना है। तो वो एक जो आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस लिहाज से फिर मुझे ओवर द ईयर्स स्ट्रगल तो मैंने काफ़ी की, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली मैं अपने शोबे में जुड़ा रहा और उसकी वजह से फिर क्या कहते हैं आज अल्लाह ताला की माँ बाप की दुआओं और अल्लाह ताला की वजह से मैं उस मुकाम पे पहुंचा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और यही मोटिवेशन होनी चाहिए कामयाबी के लिए भी। और अच्छा, इस वक्त दुनिया भर में हम देखें, खुसूसन मगरबी ममालिक में इमिग्रेशन के हवाले से एक मनफी जो प्रोपेगेंडा है वो चल रहा है। एक सियासी तौर पर भी हम देख लें तो यही कुछ सुनने में मिलता है। तो ऐसे माहौल में एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट ने ऑस्ट्रेलिया में नाम बना लिया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या कभी आपको वहाँ किसी किस्म के नस्ली तासुब या रुकावट का कोई सामना करना पड़ा आपको? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे पर्सनली एज सच उसका इतना सामना नहीं करना पड़ा। उसका वजह ये थी कि क्योंकि मेरा आर्मी का बैकग्राउंड था, हमें शुरू से ही अंग्रेजी बोलनी और अंग्रेजी वेस्टर्न तौर तरीकों से हमें आर्मी के अंदर ग्रूमिंग की जाती है हमारी। तो मेरे लिए बड़ा इजी था ऑस्ट्रेलियन माशरे में आके इनके साथ घुल मिल जाना। और ये बात मैं करना चाह रहा था कि अक्सर जो पाकिस्तानी हमारे जो देही इलाकों से और या जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं है वो यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए वो जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि वो लोग जो कि पाकिस्तानी अपर मिडिल क्लास या ब्यूरोक्रेसी या आर्मी बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए बाहर के कंट्रीज में आके और उनके माशरे के अंदर मिल जाना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। आपने वो जो गैप है वो कैसे कवर किया? मतलब क्या सिर्फ इंग्लिश आ जाना या प्रिविलेज्ड हो जाने से ये चीजें, ये जो गैप है ये कवर हो जाता है? नहीं ऑब्वियसली नहीं। उससे थोड़ा आपको फायदा जरूर होता है कि अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो और आपका एक्सेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो तो अंग्रेजों को आपकी बात समझ में थोड़ी आसानी होती है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली आपको एक हेड स्टार्ट। वैसे भी एहसान साहब अभी यहाँ पे काफी सारे पाकिस्तानी लड़के जो यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पर्थ में, अक्सर जो ऊबर टैक्सी ड्राइविंग और वो जब अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं तो साथ वो इस किस्म के काम कर रहे होते हैं। तो मैं अक्सर मिलता रहता हूँ उनसे। तो जब भी मुझे वो मिलते हैं तो शुरू में हमारी बातचीत यूजली अंग्रेजी में होती है। फिर मैं जब उनसे पूछता हूँ तुम कहाँ से हो, वो कहते हैं जी हम सरगोदा से हैं या साहिवाल से हैं या चकवाल से हैं या इंटीरियर सिंध से हैं। तो फिर मैं उनसे उर्दू में बात करता हूँ। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि यार आप जब बात कर रहे हो तो कोशिश किया करो कि आपका जो एक्सेंट है वो इस तरह हो कि अगले को समझ आ जाए इजीली, क्योंकि उसकी वजह से फिर वो एक बैरियर जो सा होता है वो नहीं बनता और आप अपने जॉब में, अपने इंटरव्यूज में और अपने ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप जाके
1 to 1 गोरों के साथ compete कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको जी। थोड़ी आसानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एहसान साहब आपने सही कहा। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जो बड़े शहरों से भी पढ़े लिखे भी जाते हैं, लेकिन एक फैमिलीज जब मूव होती ख़ास तौर पर कल्चरल शॉक भी होता है, उसको किस तरह से टैकल किया जाता है? क्या बेहतरीन तरीका होना चाहिए आपके ख्याल? आपने एक्चुअली बड़ी अच्छी बात की। मैं पिछले कुछ सालों से ये सोच रहा था कि हमारे जो पाकिस्तानी लड़के जो बाहर आते हैं, जो कि प्रिविलेज बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो कि देही इलाकों से हैं, उनके लिए कोई ऐसे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम उनकी ग्रूमिंग कर सकें, जहाँ पे उनको बेसिक कल्चरल नॉर्म्स जो उनसे वेस्ट के हैं वो जबरदस्त। सिखा सकें, ताकि जब वो यहाँ पे आए तो उनको यहाँ पे इतनी स्ट्रगल और जिद्दोजहद ना करनी पड़े जितने के कुछ लड़कों को करनी पड़ती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि यहाँ के ईटिंग एटिकेट्स क्या हैं, यहाँ पे बात किस तरह करनी है, ख्वातीन से किस तरह बात करनी है यहाँ पे। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है हमारा कल्चर ऐसा है कि सेग्रीगेशन होती है, खास तौर पे बड़े शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं देही इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो उनको यही नहीं पता होता कि ख्वातीन से किस तरह बात करनी है, उसके साथ किस तरह पोलाइटनेस से पेश आना है। सही। ये जो चीजें हैं, ये इसके लिए ना एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मैं सोच रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अपने पाकिस्तान में कुछ जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी हेल्प कर सकें, हमको ऐसा बिल्कुल वेबसाइट एहसान, या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जो मजदूर होगा उसका माइंडसेट कुछ और ही होगा, एक मजदूर को कैसे डीलिंग आएगी। ये तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि एक बैकग्राउंड हो, पढ़ा लिखा हो, डिसिप्लिन समझता हो, सारी चीज़ें समझता हो, तो सर्वाइव करना ऐसी कंट्रीज़ में ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन ऑब्वियस बात है, ये तो पाकिस्तान में भी एक मजदूर तबके की मैंटेलिटी उसी तरह ही होती है। अगर वो प्रिविलेज नहीं है तो सफ़र तो हर जगह ही करना पड़ता है। लेकिन येस, एजुकेशन बहुत मैटर करती है। मुझे आपका पॉइंट समझ आ चुका है कि अगर एजुकेटेड होगा, डिसिप्लिन रखने वाला होगा और इतनी सेंस रखता होगा, बाशऊर होगा, तो सर्वाइव करना ज़्यादा इजी हो जाता है। वो आप किसी भी कंट्री में हो तो सर्वाइवल ऐसे इंसान का ऑब्वियसली इजी हो जाता है। अगर हम ख़ास तौर पर बात करते हैं जैसे ऐसा तबका जो वहाँ जाकर जिसको मुश्किल आए, कौन सा शोबा ऐसा है जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आपका तो चलें एक फील्ड डिफरेंट हो गई। कोई भी ऐसी फील्ड मगरबी मुल्कों में जहाँ पे आप कस्टमर सर्विस या आप डायरेक्ट इंटरेक्शन हो आपकी कंज्यूमर्स के साथ, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। फॉर ठीक है। एग्जांपल अभी ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, जहाँ पे मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत बड़े माइनिंग सेक्टर है। तो अक्सर पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो उनसे हैं, या पाकिस्तानी इलेक्ट्रीशियंस या पाकिस्तानी प्लम्बर्स जो वहाँ से आते हैं यहाँ पे, वो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन Okay. वो आउट बैक में कम्युनिटीज हैं, वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन इतनी ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस के साथ नहीं होती। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनको बड़े शहरों में ऑस्ट्रेलिया के ले के आते हैं, जहाँ पे उनकी 1 to 1 इंटरेक्शन होती है डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया में मेजॉरिटी वाइट ऑस्ट्रेलियंस हैं, लेकिन यहाँ पे एशियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अरब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग भी काफ़ी सारे हैं। तो वहाँ पे फिर वो ऐसा होता है कि वो घुस जाते हैं अपनी एक अलहदा कम्युनिटीज़ के अंदर, कि ऐसे है। सबब बन जाते हैं जहाँ पे सिर्फ देसी ही होंगे, यानी कि पाकिस्तानी होंगे या श्रीलंकन होंगे सही, या सही, बांग्लादेशी होंगे या इंडियंस होंगे। वो पर्थ नहीं होते पूरे ठीक है, genuine नहीं पूरे करते। यानी कि अभी पर्थ के अंदर कुछ सबब ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियंस होंगे, वहाँ पे कम ही और होंगे, और वो पाकिस्तानी और इंडियंस वहीं पे रहना चाहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे वहाँ से। तो मुझे मेरा ख्याल है वो क्या है कि इस कल्चरल डिफरेंस की वजह से वो थोड़ी सी कम्युनिटीज ऐसी, जैसे कि ऑलमोस्ट पुराने जमाने में गेटोस कहते थे, गेटोस टाइप की कम्युनिटीज बन जाती हैं, जिसमें लोग जो हैं वो वहाँ से बाहर नहीं निकलते। गोरे उन सबब में नहीं जाना चाहते जहाँ पे देसी ज्यादा हो, और देसी उन सबब से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि जितने भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हों, जो स्टूडेंट्स हों, उनको मैं ये कहता हूँ, यार बाहर निकलो, गोरों से मिलो, उनसे कुछ सीखो। इनके कल्चर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सीख सकते हैं, हम उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। हमें अपना कल्चर बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ना ही अपने माशी इक़्तिदार भूलने चाहिए। लेकिन हमारे कल्चर में कई ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल एहसान, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जलन होना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए, फिर आप जब उठेंगे बैठेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर से अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। अच्छा, आप जिस तरह से एक बिजनेस कोई करना चाहता हो बाहर के मुल्क जाकर, और ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर क्या रिक्वायरमेंट हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखे तो अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकता है और कामयाबी समेट सकता है? बिल्कुल ठीक। देखिए, अच्छी चीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज में मोर और लेस ये है कि यहाँ पे अगर आपके अंदर टैलेंट है, और अगर आपके अंदर नो हाउ है, और अगर आपके अंदर
जिद्दोजहद करने की वो है, तो यहाँ पे आपको रोड ब्लॉक्स नहीं है, यहाँ पे ठीक किसी है। को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे किसी के साथ सिफारिश नहीं करनी पड़ती। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ये आपको ऊपर लेकर आएंगे रिगार्डलेस कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सही, कुछ जबरदस्त। कुछ फील्ड्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ये थोड़ा सा रेसिज्म जरूर होता है कि जिसमें वो ऊपर सिर्फ गोरों को लाना चाहते हैं, लेकिन मेडिसिन होगी, इंजीनियरिंग होगी, ये जो हमारी जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं इसके अंदर ये नहीं रोक सकते हमें ऊपर आने से। मेरी एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी तरह पुलिस का मैं या आर्मी का चीफ नहीं बन सकता यहाँ पे, ना ही मैं पुलिस का चीफ बन सकता, वो ये अपने गोरे को ही लगाएंगे। अपने- समझ रहे हैं मेरी बात आप? बिल्कुल बिल्कुल एहसान, अंडरस्टूड है। और हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि कॉस्मेटिक मेडिसिन हम देखते हैं और सर्जरी का शोबा जो है वो बड़ा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ी मार्केट बन रही है। स्टार्ट में आपने बताया कि आपने किस तरह एक फ़ोन लेकर और फेसबुक का आपने बेहतरीन इस्तेमाल किया। अब आपकी कंपनी में ऐसी कौन सी ख़ास आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है या टेक्निक्स हैं जो आप ऑफ़र करते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, जो वहाँ के लोकल ऑस्ट्रेलियावी डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं कर पा रहे? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। अभी आपको पता है AI हर तरफ है, तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स था। मैंने आज से 2-3 साल पहले जब चैट GPT आया था तो मैंने उसको अडॉप्ट किया। हमारे वो सिस्टम्स, पॉलिसीज, मार्केटिंग जो कि हम पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगते थे हमें वो पॉलिसीज बनाने में, वो डॉक्यूमेंटेशन करने में, चैट GPT और क्लॉड जी से वो हम 3 मिनट के अंदर हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद मार्केटिंग के लिए जो हम ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियोस करते थे वो पहले हमें कई हफ्ते लग जाते थे बनाने में। सही। वो भी हम बनाते हैं, वो डालते हैं हम AI के अंदर, और एकदम वो अच्छी सी वीडियो निकल के आ जाती है, तो जो कि हमें उसकी वजह से काफी फायदा हुआ। सही। तो वो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जो अर्ली अडेप्टर्स होते हैं, जो उस टेक्नोलॉजी को शुरू में अडेप्ट करते हैं, वो उससे सही। फायदा उठा सकते हैं। मुझे ऐसे कि डिले, तो मैं अपने जितने भी पाकिस्तानी डॉक्टर फ्रेंड कोलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के या किसी भी शोबे के, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि AI को इस वक्त वही आज के ज़माने में AI उसी तरह है जिस तरह 1990s में कंप्यूटर और इंटरनेट था। सही सही। तो जो लोग उसमें अभी से इन्वॉल्व होके उसको सीख के उसको यूटिलाइज करेंगे अपने स्टडीज में, वो आने वाले सालों में ज्यादा कामयाब होंगे बनिस्बत उन लोगों सही। के जो उसको नहीं करेंगे। यानी कि हर शोबे में हर कोई AI से मदद ले रहा है और मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है AI, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त एक टूल है, हर किसी को यूज़ करना चाहिए बेहतर तरीके से। अच्छा, ये भी बताएगा, माशाल्लाह से आपके 7 क्लिनिक्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में भी आप कोई प्लान कर रहे हैं क्लिनिक बनाने का? असल में बिल्कुल, आपने मुझे ओवर द इयर्स काफी सारे मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली वालों ने, वो सब यही कहते हैं कि तुम उधर बैठे हुए और हमारा तो कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा वो किसने देखा वाले जो मुहावरा होता है। एग्जैक्टली। तो मेरी कजन्स हैं, मेरी आंटीज हैं जो कहती हैं कि तुम उधर गोरियों को सीधे करते रहते हो मुंह उनके, और यहाँ पे मैं क्यों नहीं करते हो। तो मेरा प्लान डेफिनेटली है करने का पाकिस्तान में। मैं अक्सर, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जिनको मैं ओवर द इयर्स ट्रेन करता रहा हूँ पाकिस्तान में, उनकी मेंटरिंग और ग्रूमिंग करता रहा हूँ, उनको मैं बताता रहा हूँ कि कौन सी एडवांस टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। मेरे से जितना हो सकता है, खासतौर पे मेरे जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के कोलीग्स हैं, मैं हमेशा मेरा फौज से ताल्लुक है, तो मेरे एफिलिएशन आर्मी के साथ है, तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि इवन आर्मी के ना भी हो, मैं सिविल बैक डॉक्टर जो अब यहाँ यानी पे कि आते हैं। प्रोसीजर कोई करवाने के लिए मुझे आर्मी बैकग्राउंड रखना पड़ेगा आपसे खास तौर नहीं, ऐसी बात अच्छा। नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली आऊंगा। मैं इस्लामाबाद आता रहता हूँ, बल्कि मैंने कुछ शॉप्स और कुछ सेक्टर्स में, F6 में, F7 में, I सेक्टर में कुछ शॉप्स देखी थी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि पाकिस्तान में कहीं कुछ करने के लिए, कुछ जाने के लिए आपको के पास कॉन्टेक्ट होने चाहिए, आपको जी। पता होना चाहिए कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे नहीं है। मैं, क्योंकि मेरी ज्यादातर एडल्ट लाइफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गुजरी है। मैं जब 26-27 साल का था, मैं तब यहाँ पे आ गया ठीक था। है। तो मुझे अब वो तरीकेकार, वो चालाकियां नहीं आती जो पाकिस्तान में करने की जरूरत होती है आपको तरक्की करने के लिए। अच्छा, Unfortunately। डॉक्टर एहसान हमें ये भी बता दें कि गोरी स्किन से जो है ना वो बड़ा ऑब्सेशन है पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग हैं उन्हें भी अगर हम शामिल कर लें तो ये गलत नहीं है। तो ये बताइएगा कि यहाँ के और वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग जो स्किन है उसमें क्या आपने डिफरेंस देखा है, और ये जो गोरी स्किन है ये भी बताएं कि इसके नुकसानात ज़्यादा क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग की होती है कि जी अगर आप गोरे हैं तो आप अच्छे हैं, और अगर आप सांवले हैं तो अच्छे नहीं हैं। हालांकि
गोरेों में ये ऑपोजिट होता है, ये लोग टैनिंग यूज कर रहे होते हैं, जी। सन जी, बेथिंग जी, यूज कर रहे होते हैं ताकि इनकी स्किन हमारी जैसी हो सके। ठीक है। तो ये मैं नंबर 1 चीज बताता हूँ अपने जितने भी मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, मिडिल ईस्टर्न दोस्त पेशेंट्स होते हैं, मैं कहता हूँ यार शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें ये स्किन दी है, क्योंकि जो गोरों की स्किन होती है ना वो सन डैमेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनकी झुर्रियां भी जल्दी पड़ जाती हैं, उनकी लाइनें भी जल्दी पड़ जाती हैं, उनके कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो गोरियां जो उनसे डील कर रही होती हैं। आपको टीवी पे वो बड़ी अच्छी खूबसूरत नजर आएंगी क्योंकि उन्होंने मेकअप किया होता है, उन्होंने वो लगा फिल्टर से गए हुए होते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानियों की और इंडियंस की स्किन है, हमारी स्किन बहुत बेहतर होती है और यहाँ पे उसको बहुत पसंद वो किया जाता अप्रिशिएट किया जाता है। तो एक वही है कि वो क्या कहते हैं घर की दाल, वो क्या घर की कहते हैं, मुर्गी मुर्गी दाल बना। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में ये जो गोरा होने के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, ये ठीक है मतलब सेहत के लिए भी अगर देखें तो कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? और यहाँ की जो एस्थेटिक आप देख रहे हैं इंडस्ट्री है, इसका भी जरा हमें बताएं, थोड़ा सा को पर्दा चाक करें। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी नहीं है जो कि कॉस्मेटिक मेडिसिन और सर्जरी को सुपरवाइज कर रही हो। ठीक है। सर्जरी की मैं इतनी बात नहीं करूंगा क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी की जो एसोसिएशंस और बॉडीज पाकिस्तान में वो काफी एक्टिव हैं, तो मुझे सर्जरी का इतना वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे क्वैक्स और नीम हकीम बहुत हर जगह पाए जाते हैं, तो वही जी। चीज अब कॉस्मेटिक्स में भी आ गई है, मैंने ठीक नोट है। किया है। हाँ। मुझे जो मेरे कोलीग्स हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में बैठे हुए जो कॉस्मेटिक डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार कई लोग हैं यहाँ पे जो कि डॉक्टर है ही नहीं, उनका मेडिसिन से कोई ताल्लुक ही जी, नहीं है, जी, वो जी, क्लिनिक ऐसे खोल ही के है। बैठे हुए लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो वही बात जो पहले थी कि जी बगैर क्वालिफिकेशन के लोग अपने आप को डॉक्टर कह देते हैं, अगर किसी ने नर्सिंग की है और नर्स बनने के बाद वो रिटायर हुआ है फौज से एज ए नर्सिंग हवलदार, गाँव गया और वहाँ पे वो डॉक्टर बन गया, तो वो उसको चेक और बैलेंस कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो वही चीज मेडिसिन में भी है। इस वक्त लोगों को चाहिए कि वो पहले जिस भी डॉक्टर या क्लिनिक में जा रहे हो उनकी पहले वो बैकग्राउंड चेक कर लें, Background डॉक्टर check की करें। क्वालिफिकेशन चेक करें, वो कौन से कॉलेज का ग्रेजुएट है। कॉलेजेस में भी आपको पता है डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पाकिस्तान जी। में किंग एडवर्ड का या आगा खान का जो ग्रेजुएट है या आर्मी मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट है, वो शायद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि किसी ने अपने पैसे बनाने के लिए बनाया है, जी, उसके जी, जी। ग्रेजुएट से बेहतर ही होगा। हाँ। तो वो ये भी देख लें कि कौन से मेडिकल कॉलेज से एहसान, बहुत ताल्लुक है। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। और वाकई पाकिस्तान में तो इस तरह है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर की स्किन अच्छी है तो उसने भी अपना क्लिनिक खोला हुआ है और वो भी मंजन बेच रहा है। एग्जैक्टली सो ये प्रॉब्लम है हाँ, ये पाकिस्तान में, problem है, जो वाकई। कि एट द गवर्नमेंट लेवल टैकल होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एहसान, और बहुत ज़बरदस्त भी रही हमारी इनके साथ। और वाकई जी पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम लेकर किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के बारे में भी पूरी रिसर्च करके जाएं कि डॉक्टर कौन है, वाकई सर्जन है या स्किन के हवाले से जानते हैं। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करते रहे और जिसने उसको डील करना है आप उसके बारे में उसके कुछ पता बारे ही ना में करें कुछ कि know जनाब how ये ही है ना हो। कौन है। लेकिन यस, ये बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे पाकिस्तान के नौजवान माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर 7 बड़े जिनके क्लिनिक हैं और वाकई गोरियों की अगर स्किन ठीक करें तो मेरी एक रिक्वेस्ट ही होगी कि पाकिस्तान में भी आए, क्लिनिक बनाएं और थोड़ा सा पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा लेकिन ट्रेन वो करें। फीस आपसे डॉलर्स में लेंगे, ये सोच लें आप। नहीं, मेरे पास तो रुपीज़ ही हैं नहीं तो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है डॉलर में अगर मैंने पे करना। खैर ज़बरदस्त बात है, अच्छा लगा जी। और अपनी स्किन का भी ख्याल रखें और डॉक्टर के बारे में भी नो हाउ रखें, ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं और गाड़ियों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए जी नई गाड़ी ख़रीदना अब एक ख्वाब बन चुका है। जो सुजुकी ऑल्टो कभी 9 से 10 लाख में मिलती थी, वो अब टैक्सेस और डॉलर की वजह से जी 30 लाख रुपए को छू रही है। और जबकि वैगन आर और कल्टस हम देखें तो 44 लाख तक जा पहुंची है। लेकिन अब वफाकी हुकूमत एक नई ऑटो पॉलिसी ला रही है जिसके तहत 850 सीसी तक की गाड़ियों पर ड्यूटीज़ जो हैं वो 66% से कम करके 42% करने की तजवीज़ है। और वजारत सनत का दावा है कि इससे गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो 20 से 25 लाख रुपए तक कम हो जाएंगी। गिर नहीं जाएंगे नहीं, इतना नहीं गिरना। कार इंपोर्टर्स और ऑटो सेक्टर के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस हुकूमती दावे पर कुछ डाउट्स भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये दावा बहुत बड़ा है और पाकिस्तान में तो जनाब 2 लाख भी कीमत कम हो जाए तो बड़ी बात होती है। और मानना उनका ये कि जब तक मार्केट में ओपन कंपटीशन नहीं होगा और मखसूस कंपनियों की इजारादारी ख़त्म नहीं होगी तब तक अवाम को रिलीफ मिलने का तो सोचे भी मत। तो क्या इस बार वाकई अवाम को सस्ती गाड़ियां मिल सकती हैं या ये पॉलिसी भी कार माफिया कोई फ़ायदा देगी? और तमाम अमली रुकावटों और ऑटो मार्केट की जो अंदरूनी सूरत हाल है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं।
ऑटो एक्सपर्ट सोलिहा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सोलिहा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सोलिहा, आप अब बता दें कि ये जो वज़ारत पैदावार दावा कर रही है कि इतना बड़ा जनाब नई ऑटो पॉलिसी के तहत देखेंगे कि 20 से 25 लाख के ब्रैकेट में गाड़ियां आ जाएंगी छोटी, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में Honestly जागती आंखों के बताऊं, साथ? पाकिस्तान की बात नहीं है, बट जनरली ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल बिकॉज है। हम जो भी ऑटो पॉलिसी अभी हमारी फाइनल होती है, अभी तक तो हमारे 3 ESROs आए हैं, ऑटो पॉलिसी फाइनल होती है, इट हैज़ टू बी कॉन्ग्रुएंट टू द NEV पॉलिसी जो हम बना रहे हैं, बनाई हुई है और बनती चली जा रही है, और अभी IMF ने उसको वेट करना है। जी ठीक है ना, तो सारी बात आके वहाँ रुक वहाँ जाती रुक है। देखिए, जाती हमारा है। मेरा तो दिल है कि कोई भी बंदा साइकिल मोटर बाइक इतनी गर्मी पर जा रहा हो, बंदा कहता है यार इसके पास भी 4 पहिए होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इट इज, देखें, कोशिश कर सकती है गवर्नमेंट ने बहुत सोलिहा, अच्छी ये बड़ा policies अच्छा नुक्ता है। निकाली हैं। आपने समझा कि ये बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, गाड़ी जितनी गर्मी है, लेकिन अब हमारी हुकूमत समझती है कि ये अय्याशी है। और आप देख लें टोकन टैक्स ही जो है, मैंने भी अभी रिसेंटली भरा है, इस्लामाबाद वालों का आप पूछ लें, इधर आप देख लें टोकन टैक्स में कितना इजाफा कर दिया गया। गाड़ी लेते हुए भी टैक्स हम दे रहे हैं, फिर उसके बाद जनाब गाड़ी चलानी है तो उसके भी टैक्स देने हैं, टैक्स फिर देने टोल टैक्स जो है वो टोल अलग है। टैक्स अलग कहा जाए आप ये देखें, अगर आप ओवरऑल टैक्सेस देखें ना, कंबाइंड टैक्सेस देखें तो 122 से लेकर 400% तक हम टैक्सेस दे रहे हैं। जी। ठीक है, अब इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो 2-3 काम करना चाह रही है। गवर्नमेंट आपके जो असेंबलर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाह रही है। गवर्नमेंट EV को, क्योंकि NEV पॉलिसी है, 30% तक पूरी गाड़ियाँ इन्होंने कन्वर्जन करनी है EV में बाय 2030 तक। yes. तो 30% गाड़ियाँ करनी है, उसको भी उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ है, वो भी IMF के थ्रू एक टारगेट इनको मिला हुआ है, Target उसका मिला, अलग सही। आपके ऊपर प्रेशर है। अदर देन दैट IMF की आपने किस्तें भी देनी है, किस्तें भी उसकी देनी अलग है। आपके ऊपर प्रेशर है। उसके अलावा आपने अभी कुछ अर्सा पहले दुबई की किस्तें, आपको पता है, उधार हमने वापस किया था, तो स्टेट बैंक ने LCs बंद कर दी गाड़ियों की, जी के नेसेसिटी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का जो इस वक्त मैं टिल्ट देख रही हूँ वो इस तरह का है कि गवर्नमेंट 2-3 बड़े काम कर रही है। पहली बात कि वो एक कंपटीशन की फिजा पैदा कर रही है लोकल असेंबलर्स के लिए। ठीक है, लोकल असेंबलर्स को वो ज़रूर प्रमोट कर रही है, करना भी चाहिए, क्योंकि पार्ट्स वगैरह बनते हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, इससे जुड़ी हुई है, घर चलते हैं। बट एट द सेम टाइम वो इतनी आपको लो क्वालिटी गाड़ी दे रहे हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी आपको नहीं दे रही। उतने ही जैसी जब आपकी इंपोर्टेड गाड़ी आती है तो वो वैल्यू फॉर मनी आपको दे रही होती है, उसकी इंजन बड़ी गाड़ियों वाले फीचर्स होते हैं सारे उसके अंदर। फीचर्स भी होते हैं, प्लस उसकी जो Safety है, build सेफ्टी quality मेजर्स हैं वो पूरे हैं। अब सही। एयर बैग्स 2 होते हैं, सीट बेल्ट्स होती हैं। अब पाकिस्तान में इस तरह की रेगुलेशंस आना शुरू हो गई हैं कि सेफ्टी के बगैर गाड़ियां अब आप नहीं बना सकते। तो असेंबलर्स के लिए एक एक स्टेप आगे जाकर गवर्नमेंट ऐसे इकदाम कर रही है कि उसको आना पड़ेगा इस पर। नंबर 1। सही। नंबर 2, एक और चीज़ ये कर रहे हैं कि असेंबलर्स को प्रमोट करके वो साथ पार्ट्स को, जो भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में होती है वो उनकी इंजीनियर्स से बनती है। ठीक है। जो आपके प्रोडक्ट्स इधर मैन्युफैक्चर होते हैं, वो बेशक पंखा बन रहा हो, गाड़ी के पार्ट्स बन रहे हो, कुछ भी बन रहा हो, तो अपनी जो लोकल इंडस्ट्री को उठाने की भी कोशिश कर रही है। एट द सेम टाइम पोर्ट्स इंपोर्ट, पार्ट्स इलेक्ट्रिक Parts, के सही। इंपोर्ट करना, किट इंपोर्ट करने को भी सस्ता किया हुआ है ताकि EV का रुझान भी बढ़े। तो इट्स अ 360 डिग्री का वो एक टर्न लिया है पॉलिसीज में, जो कि इस वक्त तक लोग बड़ा कह रहे हैं इस ट्रू के हमारी हिस्ट्री में कभी भी इतनी लेट नहीं हुई पॉलिसी। अब हम डिपेंडेंट है IMF के उसको IMF वेट करने पर। जी, 1 जी। सेकेंडली हमने अपने मुल्क की भी मईशत को देखना है, विच मैं बहुत एक खुशाइन बात है कि हम अपने इंटरनल जो टारगेट्स हैं उसको बहुत गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटी दे रही है। ठीक है, तो इस वक्त जो हमारी पॉलिसी आ रही है सामने, आप जो कह रहे हैं कि गाड़ी सस्ती होगी, गवर्नमेंट कोशिश पूरी कर रही है। अब देखें IMF उसके ऊपर क्या सही। इकदाम लेती अच्छा, है। यानी ऐसा कि तो नहीं कि IMF हम का- कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर आवाम को कहेंगे देखें हम तो करना चाह रहे हैं, IMF नहीं मान रहा। हाँ, ये भी हो सकता है। तो जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि इतने सारे एट अ टाइम काम करना चाह रही है, तो ये तो नहीं है कि वो तीनों ही नहीं होंगे, प्रॉब्लम ही आज। देखें, कोई एक इस अच्छे से वक्त कर लें वही काफी है एक वैसे तो। ये काम अच्छा कर सकते हैं कि जो रेगुलेशन है ऑन CKD प्राइसिंग वो अच्छी बना सकते हैं। ठीक है। कि किट के ऊपर प्राइस अगर ये लोग कम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बता सकते हैं कि भाई अब आप इससे ऊपर प्राइस ना रखें ना गाड़ी रखें, की। सही है। आपको FOB ये प्राइस मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान लैंड करने तक गाड़ी की इतनी प्राइस बन रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ये लग रही है, ठीक। तो फिर आप इसको इतनी प्राइस में रखें। बट एट द सेम टाइम जो असेंबलर्स हैं वो ये चीखते हैं कि भाई आपने बिजली के रेट इतने हाई रखे हाई रखे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, हम क्या करें, तुम किट पर हमें छोड़े तो वहां से पकड़े हो।
वहां से छोड़े तो दूसरी जगह से पकड़े, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके अच्छा, अंदर एक है। और चीज़ है, सोशल मीडिया पे ना ऑल्टो गाड़ी की बड़ी धूम मची हुई है। प्राइस लोग इधर से लिख रहे हैं कि पुरानी प्राइस ये थी, अगर ये पॉलिसी बन जाती तो नई प्राइस ये होगी, लेकिन उस पर भी लोग शिकवा करें कि ये जो नई प्राइस भी है ये भी बहुत ज़्यादा हाई है, इससे भी कम होती है गाड़ी एक। देखिए मजे की बात यह है कि जब पेट्रोल हुआ था 399 पर, हर चीज महंगी हो गई थी ना। यानी कि एक बंदा माचिस की डिब्बी ले, वहां से लेकर जो भी कंज्यूम कर रहा है, सही। पेट्रोल आपका 200 ऑलमोस्ट सस्ता हो गया है, या किस चीज की प्राइस नीचे आई? कौन सी रेगुलेशंस हैं जो उसको देख रही हैं, और या चेक इन बैलेंस रखा हुआ है प्राइस के साथ? सही। तो मेरा पॉइंट ये है कि लोग खुश जरूर हों, लेकिन लोग ये सोचें कि आपके पास जो कंपटीशन आ रहा है वो किस लिए आ रहा है। हमें देखें, हमारे साथ मैं ये समझती हूँ एज ए नेशन ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी रोटी कपड़ा मकान की फिक्र में इतने ज़्यादा हैं कि हम हायर वैल्यू के ऊपर जाते ही नहीं। हम ये जाते सोच नहीं ही है। नहीं सकते कि यार अगर ये मेरी चीज़ पूरी होगी तो इससे बेहतरी मजीद क्या आएगी। बट एट द सेम टाइम मैं ये देख रही हूँ, मैं अभी टीवी पर ऑटोमोटिव गॉसिप आजकल बड़े मजे की सारा वक्त हर जगह चल रही है, इट्स अ न्यूज सॉर्ट ऑफ अ गॉसिप। लेकिन उसमें ये मैं देख रही हूँ कि जो जिस सेगमेंट का बंदा है, अनफॉर्चुनेटली वो अपने सेगमेंट के ऊपर सिर्फ रो रहा है आके। जो अच्छा। सही चीज गवर्नमेंट ने किया, भाई आप बताएं ना, बताएं, सारा yes, कुछ तो गवर्नमेंट गलत नहीं कर रही, एटलीस्ट वो कोशिश कर रही है अपना फाइट करने के लिए। आपकी मईशत आधे से ज्यादा आपने उधारी भी है उधार पर, और वो उधार आप किस लिए पे करें? पेट्रोल इंपोर्ट की वजह से। पेट्रोल इंपोर्ट का आपकी टोटल इंपोर्ट का 80% आपका पेट्रोल है, ये मैं हर शो पर बताती हूँ, और 60% यू आर बर्निंग इट आउट इन फ्यूल। फ्यूल में आप उड़ा रहे हैं, वाई? आप एज अ कंज्यूमर अपनी, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि आप ईवी पर शिफ्ट हों, तो उधर जाकर अच्छा, गवर्नमेंट हमें तो चाह रही है कि हम ईवी पे शिफ्ट हों, गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं अपनी गाड़ियां ईवी पे शिफ्ट करती? कौन सा मुल्क है जहाँ पे इतने लल्ले तलल्ले हैं कि अफसरान को इतनी बड़ी गाड़ियां आप दे दें, और फिर फैमिली के लिए अलग है, एक अफसर के घर में 4-4 5-5 गाड़ियां और सारी पेट्रोल है। देखें, इस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट इलेक्ट्रिक की स्टार्ट कर दी है। ठीक है। गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। जाहिर है अब जो नीचे लोग हैं उनको मिले होते हैं इतने लीटर फ्री, इतने लीटर फ्री, इतने, तो वो हर जगह उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट जैसे ही उनको इलेक्ट्रिक के ऊपर लाएगी, पेट्रोल जीरो, वो काफी ज्यादा एक अमाउंट बनती है, पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो एक एडिशनल चीज है जो कि वो लोग यूज कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्कल हमारे कॉर्पोरेट से चलता है, कॉर्पोरेट्स जितने भी है, बिजनेस कम्युनिटी है, दे आर ऑल शिफ्टिंग टू ईवीज। ठीक है, तो वो दे आर ऑल टेकिंग अ स्टेप। अगर किसी का 100 का फ्लीट है तो वो 10 तो चेंज कर रहा है। अब ये यांगो, इन ड्राइव, जितनी भी हमारी टैक्सी की चल रही है, फिर ये पंजाब की ई टैक्सी स्कीम चल रही है, सिंध चला रही है, तो लोग अपने घरों में खुदारा मत यूज करें गाड़ियां जो गवर्नमेंट ने आपको दी हैं, एंड यूज देम। अच्छा, हमें ये भी बताएं सालिया, बिल्कुल आपकी ये रिक्वेस्ट जो है ये चली जाएगी बरबाब इख्तियार तक, हम समझते हैं। हमें ये भी बताइएगा कि ज़्यादातर जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, असेंबलर हैं यहाँ पे, पार्ट्स मंगवाते हैं और दावे तो हुकूमत को ये करते हैं कि जनाब हम तो एक वक्त ऐसा आएगा, 5 साल हमें दे दें, इतनी देर हमें जो है वो थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ दें, हम ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्या वजह है कि गाड़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करते और यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग कर रहे होते हैं पार्ट्स बाहर से मंगवा के? क्या ये ज़्यादा सूदमंद है, या आपको फिर प्राइसिंग जो है अपनी मर्जी का रखने का मौका भी मिल जाता है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। असेंबलिंग में कोई इतने हाई प्रॉफिट्स नहीं होते। हमें ऐसे लगता है ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग फिरते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते होंगे। नो, मुल्क का फायदा मैन्युफैक्चरिंग में है। क्यों नहीं करते? देखें, जो आपके बिग थ्रीज हैं उन लोगों ने असेंबलिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो प्रिंसिपल्स अपने अपने मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो इधर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? पाकिस्तान में लगाए ना अपना मैन्युफैक्चरिंग, उनके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। पाकिस्तान की या तो पॉलिसी कंड्यूसिव नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, और अगर कंड्यूसिव है तो जिन लोगों ने हमारे मुल्क में पिछले 50 साल से कमा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली ये 3 कंपनीज, ये क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं? फिर इनको 5 साल का क्यों टाइम दें? वाई? उनको कहें कि आपके असेंबलिंग प्लांट्स को आप कन्वर्ट करें इनटू मैन्युफैक्चरिंग, लोकल लोगों को दें पार्ट्स बनाने को, आपकी लोकल इंडस्ट्री बने। हमारी लोकल इंडस्ट्री वीक है, इसी वजह से हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। सही, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाते। हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मर्सिडीज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, निसान का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अपनी गाड़ियाँ वो अलग बनाते हैं। कौन सी उनकी 4 आंखें और 2 दिमाग लगे हुए हैं? बिल्कुल, उनके अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, आपने सही कहा। और ये जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ जब आएंगी तो कंपटीशन ऑब्वियसली मार्केट में बढ़ेगा, और फिर जो यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको भी कीमत कम करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सालिया फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहता जनाब आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह हाफिज़।